आर्यन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने दी और जीजू खड़े थे। दी बिना कुछ कहे ही अंदर तक चली आई थी। वही आर्यन इस सोच में था कि वो आशना के बारे में उनसे कैसे कहे। फिर भी उसने शुरुआत की। आप इतनी सुबह? क्यों नहीं आना था क्या साले साहब? अरे नहीं जीजू, वो बात नहीं। आर्यन की हिचकिचाहट दी जान गई थी। वो बोली, आप क्यों तंग कर रहे हैं इसे? तू बता आर्यन, क्या हुआ? नहीं कुछ भी तो नहीं, आप बताइए। वो मेरी डॉक्टर से जल्दी अपॉइंटमेंट थी तो मैंने सोचा जल्दी आ जाऊं। ये भी ऑफिस यहीं से निकल जाएंगे। ओह, तू क्या कर रहा है? इतना परेशान थका हुआ सा क्यों लग रहा है? इतने में वरुण आता दिखा। हाय दी, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए ये घर पर ही है। क्या हुआ आर्यन? दी फिक्रमंद थी। तभी आर्यन ने आंखें निकालते हुए वरुण को चुप भी कराया, मगर दी ने देख लिया था और जीजू को वरुण के साथ ही जाने का कह दिया। आप इनके साथ ही ऑफिस चले जाइए, वरुण आपको ड्रॉप कर देगा, है ना वरुण? यह श्योर दी। अरे पर तुम्हारी अपॉइंटमेंट, जीजू ने याद दिलाया। मैं ले जाऊंगी दी को, आर्यन तपाक से बोला। आर यू श्योर साले साहब? हाँ जीजू, खुद को भी चेक करवा कर आ जाऊंगा। हाँ पर आप वाली बीमारी का इलाज मिलना जरा मुश्किल है। जीजू मीठा सा तंज कसते हुए दी की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब आर्यन खामोश था। दी को आर्यन का बर्ताव आज कुछ अलग अलग सा लगा था। वो उसके बारे में जानना चाहती थी। बाद में दी ने सबके लिए नाश्ता बनाया और जैसे ही वो आर्यन के कमरे में जाने को हुई तो आर्यन ने उन्हें रोक लिया। दी बाहर ही बैठकर करते हैं ना? दी को कुछ अजीब लगा पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यूं ही हल्की फुल्की बातों के बाद वरुण और जीजू ऑफिस के लिए निकल गए और दी आर्यन के बोलने का इंतजार करने लगी। वो प्लेट्स किचन में रखकर आई ही थी कि आर्यन बोला, दी एक बात कहनी थी। हाँ इसलिए तो रुकी हूँ। दी मुझे समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करूँ। मतलब आप चलकर खुद ही देख लीजिए। आर्यन खड़े होकर बोला। क्या? वो पूछ रही थी पर आर्यन उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। दी भी असमंजसता में उसके पीछे हो ली। आर्यन की खामोशी और उदासी के पीछे की वजह उन्हें जाननी थी, पर जैसे ही उसके कमरे में पहुंची तो खुद हैरत में पड़ गई। सामने बिस्तर पर मुरझाई सी आसना लेटी हुई थी। ये इसके लिए भी आश्चर्य की बात थी कि अचानक से देखने पर तो उन्हें यकीन नहीं आया। फिर उनके थोड़े करीब जाकर देखा तो सोचा ये सच में है। आज आर्यन, ये आसना यहाँ कब आई? कैसे? क्या हुआ है इसको? दी ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। दी धीरे से, वो सो रही है। आप बाहर चलिए, मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। दी कभी आर्यन को तो कभी आसना को देखती। आर्यन बाहर आया और कुर्सी खींचकर दी को बैठाया, फिर उसका हाथ पकड़कर नीचे घुटनों के पास बैठ गया। आर्यन का यूं बैठना और अचानक उसकी गोद में सिर रखना दी को उसके साथ कुछ और दर्द भरा होने का संकेत दे रहा था। कुछ बताएगा भी या? दी, आसना फिर सर झुकाए सारी बातें कहने लगा था। उसके बातों में वैसा ही दर्द भरा एहसास मौजूद था जो आसना की लफ्जों में था, या यूं कहे उन दोनों के कहने का अंदाज हूबहू वही था, जिसे ये जाहिर हो रहा था कि आर्यन ने कितनी गहराई से आसना को सुना था। आर्यन ने शुरू से लेकर सारी बातें कह डाली। जब आसना के मां न बन पाने की बात कहने की बारी आई तब उसने दी का हाथ कसकर पकड़ लिया था और उनको भी इस बात के गहरा दर्द पहुंचा था। फिर तो अखिल का सच, उसका सलोनी के साथ मिलकर दिया धोखा, सब वो एक एक करके कहता जा रहा था। उसे खुद पता नहीं चला था वो कब भावुक हो गया था। दी, कल रात को ही वो यहाँ, आर्यन ने बताकर आखिरी में थकी हुई सांस ली। वही अब दी सदमे में थी कि आसना के साथ इतना कुछ हुआ और उनको खबर तक नहीं। हाँ आर्यन की बात और थी, उसे पता नहीं था, न ही उसे रखना था, पर वो उसके घर जाती रहती थी। फिर आसना की मम्मी ने और खुद आसना भी तो कभी कोई जिक्र नहीं किया। अब उन्हें याद आया, वो एक बार जब आसना के घर गई थी तब वो अपनी मम्मी से किसी बात के लिए बहस कर रही थी, पर उसे आता देखकर चुप हो गई। पर बाद में तो वो खामोशी रहने लगी थी, कभी खुद से मुस्कुरा देती तो कभी कुछ न कहती। तब दी ने शायद आर्यन से बेरुखी या नाराजगी होने का अंदाजा लगाया था, पर बात ऐसी थी ये तो उन्होंने सोचा ही ना था। और सोचे भी कौन ऐसा, क्योंकि वो अपनी शादी से बेहद खुश थी, पर किसे पता था कि वह किस बात को छिपाए गुमसुम सी बैठी रहती थी। हे भगवान, इतनी सी बच्ची के साथ ये सब कैसे, कब, इतने से वक्त में इतना सब?
अगले ही पल उसे आसना की मम्मी का ख्याल आया। आंटी को पता है? मुझे नहीं पता। उसने कुछ कहा ही नहीं। वो अपनी बात कहते हुए ही आर्यन अब उठ खड़ा हुआ। शायद उसकी आंखों ने साथ छोड़ दिया था और बहने को बेताब थी। पर बच्चा ऐसे, मानती हूँ तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, पर आसना की इतनी बड़ी परेशानियों के बारे में जानने का हक इसके परिवार वालों को भी तो है ना। हमें उन्हें बताना होगा। नहीं दी? अचानक पीछे से आसना की मरियल सी आवाज आई। दी और आर्यन एक साथ ही मुड़े। आसना, दी ने कहा। आर्यन भागकर उसके पास पहुंच ही जाता, मगर दी की लिहाज ने रोक लिया। फिर बातें भी तो पहले जैसी नहीं रह गई थी। वो भी खामोश खड़ा रहा और दी ने आगे बढ़कर उसे संभाला। वो दी के गले से लिपटकर वापस रोने लगी थी और उधर आर्यन मुंह मोड़े खड़ा था। उसे आज भी आसना के आंसू देखे नहीं जा रहे थे। आसना की सिसकियां आर्यन के दिल तक पहुंच रही थी। उसने आज पहली बार ही आसना को इस तरह से रोते हुए देखा था और उसकी बेशकीमती आंसुओं को उस बेफिजूल शख्स के लिए खर्च होते देख रहा था जो उसे देखा नहीं जा रहा था। आसना ऐसे तो बिल्कुल न थी। उसे उसके घर वालों ने और खुद आर्यन ने भी कभी इतनी तकलीफ महसूस न होने दी थी। वो तो हमेशा से ही खुशमिजाज और अल्हड़ और बिंदास किस्म की लड़की थी, जिसे अपनी फिक्र रहती और मस्त होकर बेफिक्री से जीती थी। वो आज इस तरह से रोए जा रही थी और उसे इस तरह देखकर आर्यन का दिल भी दुखता जा रहा था। बच्चा इधर देख। क्या हुआ? तुमने कुछ गलत नहीं किया जो अंकल आंटी से छिपाए? दी उसका चेहरा हाथों में भरकर बोली। पर क्या अखिल को मालूम है कि तू यहाँ? आसना ने मासूमियत से ना में गर्दन हिलाई। वो अब तुम्हारे घर ही जाएगा क्योंकि उसे यही लगेगा कि तुम वही मिल सकती हो। तुम्हें अपने घर पर सब बता देना चाहिए। वो परेशान हो रहे होंगे। दी, अखिल की कितना प्यार किया था मैंने उससे, और वो सिसक रही थी। अखिल उसका प्यार था, पहला प्यार। उसका पति था। भले ही उसके बीच जो भी था, पर आसना के नाजुक दिल में अखिल के लिए प्यार बिल्कुल पाक एहसासात से पनपा था। हाँ, वो बात अलग थी कि खुद अखिल ही इस प्यार की कद्र नहीं कर पाया। दी, उसने मुझसे सिर्फ इसलिए रिश्ता रखा ताकि मैं उसको अपना बच्चा दूं, बाद में जिसे वो अपना और उस लोनी का नाम दे सके। छी! क्यों दी? उसे समझ क्यों नहीं आया मेरा प्यार? आसना बच्चों की तरह सवाल किए जा रही थी। सच्चे प्यार की सच्चाई उसे ही समझ आती है जिसने आपसे कभी सच्चा प्यार किया हो, ना कि उसे जिसने आपको हमेशा इस्तेमाल करने की नजर से ही देखा हो। आर्यन चुप्पी तोड़ते हुए बोला। दी आर्यन की द्विअर्थी बात का मतलब समझ गई थी। वही आसना ना समझी से उसे ही देख रही थी। क्या कहना चाहते हो? वो आंसू पोंछकर बोली। कुछ नहीं, बस उस अखिल को सबक सिखाने के लिए तुम्हारा वहां होना जरूरी है और उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। अब बात कोर्ट तक जाएगी। और दी ने सही कहा, वही आएगा। वो पहले जाकर अंकल आंटी को अपनी बात में उलझाए, उससे पहले हमें जाना होगा। आर्यन ने पहली बार दोनों के लिए हम का इस्तेमाल किया था। दी ने एक सवालिया दृष्टि डाली तो आर्यन को समझ आया। वो आपस से बोला, मतलब तुम्हें वहां होना चाहिए। दी, मम्मा मुझे नहीं समझी तो? नहीं बच्चा, पेरेंट्स बच्चों को हर हालत में समझते हैं। और फिर अभी तो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ना कि तुमने कुछ गलत किया है। वो जरूर समझेंगे और साथ भी देंगे। आप चलोगी ना मेरे साथ? मैं कैसे? मतलब तुम आर्यन के साथ चली जाना। दी ने आर्यन की तरफ देखकर कहा। नहीं दी, आर्यन नहीं। आशा ने फौरन रोका। उसे याद आ गया कि अखिल ने आर्यन के लिए भी गलत बोला था और अब तो उसे ये पता लगा तो उसे कीचड़ उछालने के बहाने मिल जाएंगे। वही आर्यन मायूस होकर रह गया। आसना उसे अपने दुख में भी शामिल क्यों नहीं करना चाहती थी? क्या इतनी ही दोस्ती रह गई थी उसकी, या बिल्कुल ही खत्म हो गई थी? बातों में शाम को ही घर जाना तय हुआ था। दी आसना के लिए नाश्ता बनाने चली गई और फ्रेश होकर आने को कह दिया। आसना जब वापस कमरे में आई तब उसने कमरे को गौर से देखा। कितना शांत और सुंदर कमरा था, पर ये आर्यन का था। इस बात का पता उसे दीवारों पर बने ए लेटर से पता चला। हर जगह सिर्फ ए का जिक्र। उसे अपने नाम से इतना प्यार कब हुआ? आसना के मन में सवाल उठा, पर नजरअंदाज करती हुई वो वॉशरूम घुस गई। उसे काफी हद तक अच्छा महसूस हो रहा था। बाहर आई तब आर्यन
और दी की आवाज से पता चल रहा था कि दोनों किसी बात की जिद कर रहे थे। चलिए आप। नहीं, मुझे अभी आसना की फिक्र है। तो आपकी हेल्थ भी तो जरूरी है, जीजू बोल कर गए हैं ना। कहाँ जाने की बात हो रही है, आसना बोल पड़ी। डॉक्टर के पास। आसना दोनों को देखने लगी। दी। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि दी की प्रेगनेंसी के बारे में बताता तो आसना को खुद की कभी मां न बन पाने की बात याद आती, जो उसका एक बार फिर दिल दुखा जाती। दी ये समझ गई थी, तभी बात संभालती हुई बोली, डॉक्टर के पास तो तुझे जाना है। शक्ल देख, इतनी हफ्तों का मरीज लग रहा है। मैं ठीक हूँ, चुप कर, साल भर से यही रट लगा रखा है। दी तपाक से बोली तो आर्यन उन्हें घूरने लगा। वही आसना असमंजस से दोनों को देख रही थी, जाने दोनों क्या कह रहे थे, क्या छिपा रहे थे, मगर उन्हें देखकर दिल में पुराना वही सुकून लौट रहा था, जो एहसास दिला रहा था कि वो दोनों उसके साथ थे। कुछ लोगों से कितने गहरे ताल्लुकात होते हैं ना, कि उनसे बिछड़ने के बाद भी अगर हम उनसे मिले तो उससे हमें अपनापन मिलता है, जो पहले से होता है। ऐसे शख्स बहुत कम होते हैं, जिनमें आर्यन और उनकी दी शामिल थी। आसना की पलकें भर आई थी उन्हें देखकर, साथ ही आगे जो भी होगा उसमें ये दोनों उसके साथ खड़े रहेंगे, इस बात की खुशी भी थी। आसना की सहूलियत को देखते हुए आर्यन ने दी को जीजू के साथ ही हॉस्पिटल भिजवा दिया। दोपहर से शाम होने को थी, पर उन्हें काफी वक्त लग गया था। वरुण ऑफिस से लौट आया था। उसे देखकर आसना असहज हुई, पर उसने खुद ही अपना परिचय दे दिया और आर्यन की तरफ शरारती मुस्कान छोड़कर चला गया। आसना घर पर बात करने के लिए फोन तलाशने लगी, पर उसे याद आया रात को जब वो आई थी तब खाली हाथ ही थी। दिमाग की याददाश्त की क्षमता भी इस वक्त पर आकर रुक गई, जब उसे एहसास हुआ कि उसे अखिल के सिवा किसी और के नंबर याद ही नहीं। हाँ, मम्मा के याद थे, पर लास्ट के डिजिट में अब भी कंफ्यूजन हो रहा था। अब दिमाग दिल को धिक्कार रहा था कि जिनसे संपर्क रखने चाहिए थे वही याद नहीं, और वो धोखेबाज अब भी उसके जहन पर कब्जा किए बैठे थे। पर दिल अपनी मासूमियत के लिए खामोशी था। आसना खिड़की के पास खड़ी उदास थी, तभी आर्यन ने अपना मोबाइल उसके सामने करते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त है, अभी इसके होते हुए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। आसना आर्यन को देखने लगी। अब भी कैसे, बिना बोले ही वो सब कुछ समझने की समझ रखता है। आंटी जी के नंबर है, मम्मी कई बार कॉल करती थी। सो आर्यन ने सफाई दी और फोन पकड़ाते हुए किनारे हो गया। वही आसना उन नंबरों को गौर से देखने लगी और सोचने लगी। आर्यन ने पल भर में कुछ सोचा और फोन लेकर नंबर डायल किया। आर्यन मुझसे नहीं। वो कोई सफाई देती उससे पहले ही उसकी मम्मा की आवाज आई, हेलो आर्यन बेटा। माँ की आवाज सुकून पहुंचाती है, फिर वो चाहे फोन पर भी क्यों न हो। इस बात की पुष्टि आज आसना की आंखों के सामने हुई थी। मम्मा। आसना हवा में उड़ते लफ्ज में बोली। आर्यन। नहीं आसना। दूसरी तरफ से हैरत में डूबी आवाज आ रही थी। आर्यन को समझ आ गया था कि इस तरह से आसना से कहा नहीं जाएगा। उसने फोन लिया और कहने लगा, नमस्ते आंटी जी, आसना बिल्कुल ठीक है, मुझसे मिलने आई थी अहमदाबाद, उसे लेकर मैं शाम तक घर पहुंचता हूँ। आर्यन फौरन बोलने लगा, तभी आसना उसे देखती रही। उसके साथ चलने की बात तो हुई नहीं थी, फिर ये अचानक क्या हुआ? अचानक तुम्हारे पास कैसे? वो ठीक है ना बेटा? चिंता में घुली माँ की आवाज आई। जी मैं आकर बताता हूँ, कहकर उसने फोन रखा और आसना को कहने लगा, वो माँ है, अभी रोते हुए बात करती तो तुम्हारे घर पहुंचने तक का इंतजार कैसे कर पाती। फिर भी आई एम सॉरी, कुछ गलत कहा तो। वो जाने लगा तो आसना ने रोकते हुए पूछा, तुम भी चल रहे हो? जाना पड़ेगा, शाम की ट्रेन की टिकट है, तुम खाना खा लो, दी के आते ही निकल लेंगे। वो आगे कुछ न कह सका। अब जब वो खुद उसके लिए खड़ा होना चाहता है तो क्या कहे, क्यों रोके उसे। आर्यन खुद आसना के लिए खाना बनाया और उसे सर्व किया। आसना को बहुत झेप हो रही थी, क्योंकि वरुण की नजरें उन दोनों पर ही गड़ी थी। अपन दोनों का रूम में लेकर चल, सी फील अनकंफर्टेबल। किचन से आती आर्यन की फिक्रमंद आवाज एक बार फिर आसना के दिल को सुकून दे गई। दी के आने पर ही उन्हें निकलना था, पर एक बार फिर वो हैरत में पड़ गई जब जीजू ने उससे देखते ही उसका नाम कह दिया था। मैं गलत नहीं तो आप आसना है? और इस सवाल पे आसना फिर असमंजस में पड़ गई। पहले वरुण, फिर जीजू,
सब उसे देखकर बिना बताए ही कैसे पहचान रहे हैं। फिर बात को नजरअंदाज कर गई वो। खैर दी के आते ही वो निकल पड़े। मन में कुछ न कुछ चल रहा था। सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र की अखिल क्या करेगा। ख्यालों की जद्दोजहद की गाड़ी तो चलती ही रहती, मगर ट्रेन के रुकने पर वो भी रुक गई। वो उतरती और उतरने के साथ ही खामोशी ओढ़ ली। उसे खबर नहीं कब वो कैब में बैठी, कब अपने घर तक पहुंच गई। तभी तंद्रा भंग हुई जब आर्यन ने बेल बजाई। आशना के भाई ने दरवाजा खोला था, मगर जैसे ही उसकी नजर सामने गई तो गुस्से की हद पार होने लगी। आर्यन के अनुमान के अनुसार अखिल वहां पहले से ही मौजूद था। जाने वो इस बार किस ढोंग के लिए आया था। और घर वाले सब उसकी आवभगत में लगे हुए थे, क्योंकि उनकी नजर में तो वो अब भी उसकी सालीन दामाद ही था। अरे आसना आ गई, पापा ने उसे देखकर कहा। इसके साथ ही अखिल के चेहरे के रंग बदलने लगे। वो सबको छोड़ता हुआ आगे बढ़ा और आसना को गले लगा लिया। आर्यन जो अब तक घर में दाखिल भी नहीं हुआ था, उन दोनों को देखकर भयंकर गुस्से में भर गया। उसने जाना चाहा, पर दी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। अभी अखिल का झूठा सच सुनने की बारी जो थी। तुम कहाँ चली गई थी? मम्मी को फोन किया तब पता चला तुम अहमदाबाद। हम वही तो थे, फिर कैसे चली आई तुम? किसके साथ? अखिल की हद से ज्यादा परवाह में डूबी हुई आवाज आई। उसकी पकड़ आसना के लिए दम घोंटू थी। वही आर्यन से भी ये देखा नहीं जा रहा था। आसना बेटा क्या हुआ है? पापा बोले। पापा आपके प्यारे दामाद से ही पूछ लो क्या हुआ है। आसना ने बांह छुड़ाते हुए कहा। कैसे बातें कर रही हो ये? जो इसने किया है उसके बाद तो बात करने का सवाल ही नहीं उठता पापा। और ये पता नहीं यहाँ आकर क्या साबित करना चाहता है। साफ साफ बोलो। मैं बताता हूँ ना, अखिल ने बात संभालते हुए कहा। तो उसे पता नहीं किस बात का डर था। ये पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं रात भर से ढूंढ रहा हूँ इसे। फिर अचानक ही कोने में खड़े आर्यन पर नजर पड़ते ही बोलने लगा। ओह तो ये बात है, इसलिए अहमदाबाद आने की इतनी जिद हो रही थी। अपने पुराने आशिक की याद सता रही थी। अखिल आर्यन को देखकर वो भूल ही गया जो वो कहना चाहता था। उसने यहाँ आने से पहले तय तो कुछ और ही किया था कि किसी तरह आसना को बहला फुसलाकर अपने साथ वापस ले जाएगा, क्योंकि वो उसे अब तक का कर्ज चुकाने में उसने पूरी तरह से मदद की थी, जितना कि उसकी पहली पत्नी सलोनी ने नहीं। पर अचानक आसना का रात भर गायब रहना, फिर अपने घर न मिलकर आर्यन के साथ लौटना उसे अंदर तक सुलगा गया था। उसे उन दोनों के रिश्ते पर शक तो पहले से ही था, पर आज दोनों को साथ देखकर उसे लगने लगा कि कहीं आसना भी तो आर्यन के साथ मिलकर उसे डबल क्रॉस तो नहीं कर रही। खैर जिनके मन में चोर होता है उसे सभी वही नजर आते हैं। इस बात में वो अपनी ही बातें भूल गया और उसके सामने कुछ और ही कहने लगा था। उसे पहले दिन से ही आर्यन से बिना मिले ही चिढ़ थी। फिर आज तो पहली बार उसे देखा था। वो अपने मन में दबी बात कहने लगा। क्या बकवास कर रहे हो? ना चाहते हुए भी आर्यन को बीच में बोलना पड़ा। सही कह रहा हूँ, तेरी ही वजह से हुआ है ना ये सब कुछ। वो आंखों में अंगारे उगलता हुआ कहने लगा। मैंने पहले भी कहा था मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर बेवफाई नहीं। ये कहो ना, मुझसे पल भर में हुआ प्यार कब का हवा हो चुका और मुझसे मन भर चुका। इसलिए चली गई ना अपने पुराने आशिक। उसकी बात खत्म होने के पहले ही आसना ने अखिल के गाल पर तमाचा मार दिया। उसकी इस हरकत पर वहां हर कोई हैरत में था। बस अब और नहीं, कितना गिरोगे तुम? होश में तो हो? क्या कह रहे हो? मुझ पर ऐसे इल्जामात लगाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? बेवफाई मैंने की या तुमने? मेरे प्यार का मजाक उड़ाया मैंने या तुमने? मुझे धोखे में रखा तुमने। जब तुम्हारे काम न आ सकी तब अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने का फैसला किया तुमने। और ये सारे घटिया इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। मैंने तुमसे प्यार किया था, कम से कम इस बात की इज्जत तो कर लेते अखिल। आसना उस पर थप्पड़ों की बौछार करती हुई उसका कॉलर पकड़ती हुई ही रोने लगी थी। बस यही तो कमजोरी होती है औरत की। जब उसे निडर होकर बात करनी होती है वो उसी पल कमजोर पड़ जाती है और उसके जज्बात उसकी आंखों से बहने लगते हैं। वही सवालिया नजरों से आसना अखिल को देखे जा रही थी, पर उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। क्या हुआ है? आखिर पापा ने झुंझलाते हुए पूछ ही लिया। धोखा हुआ है आपकी बेटी के साथ पापा, धोखा।
जो अभी मैं बताऊं भी तो आपको यकीन न हो। आसना रोते हुए कहे जा रही थी, बताओ बेटा, फोन पर भी तुम कुछ नहीं कह पाई। मेरा दिल घबराए जा रहा है। इस बात पर मम्मी घबराकर बोली। आसना ने गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया। अपने साथ हुई अब तक की सारी बातें बता डाली थी, जिसमें अखिल की बेरुखी और उसकी बेबसी शामिल थी। अखिल का उसके प्यार को हथियार बनाकर उसे बेवकूफ बनाना शामिल था। आसना के साल भर में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ कह सुनाया था। फिर सबसे बड़ी बात का खुलासा करती हुई वो बोली, ये शादीशुदा पहले से ही है, अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर मुझे हम सबको धोखे में रखकर शादी की। वो वो तो मुझे ही कुछ हो गया और हॉस्पिटल जाने पर इसकी और सलोनी की बातें मैंने सुन ली। नहीं तो ये मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ा था और मुझे खबर तक नहीं होती। ये क्या बकवास कर रही है ये। अखिल के होश उड़ गए। उसे अंदाजा नहीं था कि आसना ने उन दोनों की बातें सुन ली होगी। वही आसना के मम्मी पापा खुद ये सुनकर सदमे में थे। आसना का भाई तो अखिल पर लपक पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए छोड़, याद दिला दूं तुझको, तेरी बहन ही पीछे पड़ी थी मेरे, मुझ पर मरे जा रही थी, शादी कर ली, पर फिर भी इसके बाद भी चैन नहीं मिला। दिन ब दिन मांगे बढ़ती जा रही थी इनकी। अखिल गुस्से में फुफकारता हुआ बोला। वही आसना बेहद डूबी हुई आवाज में बोली, अपने लिए रहने के लिए एक आशियाना की मांग करना, अपने लिए अपने पति का वक्त मांगना, अपने लिए जरा से फिक्र करने की उम्मीद करना, क्या ये मांगे गलत है? हाँ तो मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, अपना पूरा पैसा लगा दिया। आसना उसकी बात को काट कर बीच में ही चिल्लाई, कौन सा पैसा? पापा, इसके झूठ में इसका बेरोजगार होना भी शामिल है। कोई पैसा नहीं, कोई नौकरी नहीं इसके पास। तभी किया सब कुछ मेरे साथ, तभी किया सब कुछ तेरे साथ। वही डिजर्व करती है तू। अखिल अपने हदें भूलता हुआ आसना की तरफ हाथ उठा ही देता। आर्यन आगे आकर बोलने लगा, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी आसना के साथ ऐसा करने का, सोचने की भी। इसके हर आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। क्या कर लोगे तुम? हाँ हाँ, किया मैंने धोखा, पर क्या कर लोगे? क्या बिगाड़ लोगे मेरा? अखिल आगे आते हुए निफिक्र से बोला, कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। आर्यन और आसना के पापा ने एक ही बात कही थी, उन दोनों की एक समान फिक्र को दर्शा रही थी। हाँ, कोर्ट केस? किस बात का केस? डिवोर्स केस का तो नहीं सोच लिया? ये मेरी पत्नी है ही नहीं, तो डिवोर्स कैसा? आसना को पत्नी मानता कैसे नहीं? सारे समाज के बीच हुई है शादी। आसना का भाई अंकित बीच में बोला, ओ साले साहब, कोर्ट ने तो नहीं देखा ये शादी। अखिल अपनी घटिया मुस्कान दिखाकर बोला, साले। अंकित का गुस्सा बढ़ने लगा था। उसे आर्यन ने चुप कराया। सही कह रहा है, कानून तौर पर ये शादी मानी नहीं जाती, क्योंकि ये पहले से शादीशुदा था और बिना पहले पत्नी से तलाक लिए पहले आसना की कानूनी तौर पर पत्नी नहीं कहला सकती। आर्यन की बात पर सभी ने अपनी सर पकड़ लिए, जैसे अब सारे रास्ते बंद हो चुके हो। वही अखिल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान सबकी जान जला रही थी। वो आर्यन के लिए तालियां बजाकर बोला, क्या बात है, तुझे तो हर फील्ड का नॉलेज है, पर ये मत सोच कि तू आसानी से बच पाएगा। तू कानून के हाथ नहीं, उसकी धाराएं भी बहुत लंबी होती हैं, जो एक रास्ता बंद होने पर दूसरा भी खोल देती है। आसना को मेंटली टॉर्चर करने और उसके साथ फ्रॉड करने के केस में तुझ पर ऐसी धारा लगेगी ना कि तू बच नहीं पाएगा और खुद आसना के आगे हाथ जोड़कर पीछा छुड़ाने को कहेगा। आर्यन की बात पर अखिल के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो किस कदर घबरा गया, क्योंकि आर्यन के नजरिए से उसने इतना सोचा ना था। उसके हिसाब से क्लियर था कि आसना तो बेवकूफ है और उसमें इतनी समझ नहीं। उसका बाप और भाई भी ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेंगे, पर आर्यन ने ये सब कहकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। चेहरे पर आए पसीने को नजरअंदाज करता हुआ बेमतलब ही हंसा था और आसना के करीब जाकर बोला, हाँ ठीक है, देखता हूँ कब तक लड़ेगी तू। मुझे भी कोई रिश्ता नहीं रखना तुझसे, और वो जो तेरे साथ हुआ था उसे प्यार समझने की भूल मत ही करना। नशा था वो, पल भर का नशा, जो पल भर में उतर गया मेरा, तो तू भी बाहर आ ही जा उन सब से। फिर वो जाते जाते बोला, वैसे भी तू मेरे कोई काम की नहीं, मेरा मकसद तो पूरा कर नहीं सकी। कैसा मकसद? मुझे बच्चा चाहिए था और ये कभी माँ नहीं बन सकती। अपने पास रखिए अपनी बेटी को। अखिल आसना को धक्का देकर चला गया।
सी यू इन कोर्ट। आर्यन ने अखिल का कॉलर खींचकर उसे बाहर निकालते हुए कहा। वही आसना धाराशायी सी जमीन पर बैठी थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक उसके साथ हुआ क्या। वो अपनी मम्मी के गले लिपटकर रो पड़ी। इन सब के बीच आर्यन का ध्यान आसना पर गया और वो उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता हुआ कहने लगा, फिर से बेहोश हो चुकी है। अंकित कॉल द डॉक्टर। बाहर कुछ देर बाद घर में मायूस सी खामोशी ने पैर फैला लिए थे। मम्मी का तो बुरा हाल था। अपनी इकलौती बच्ची के साथ एक के बाद एक क्या क्या होता चला गया। और अचरज की बात यह थी कि किसी को इसकी भनक नहीं थी। आर्यन की मम्मी ने उसे संभाल रखा था। लंबी खामोशी के बाद आर्यन बोला, अंकल, मैं कुछ बताऊं तो इससे बाहर निकला जा सकता है। बोलो बेटा। मेरी बच्ची की जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी। अंकल, ऐसा मत कहिए। अभी हिम्मत हारने की वक्त नहीं। और वो अखिल कोई बड़ी हस्ती नहीं जिससे हम डरे। और बड़ी हो भी तो क्या, कानून सबके लिए समान है। आर्यन सही कह रहा है पापा, कोर्ट में जाना ही सही होगा उन धोखेबाज के लिए। अंकित बोला, पर क्या करेंगे अंकल? जीजू के कजिन ब्रदर है, आप जानते हैं ना, अहमदाबाद में ही रहते हैं। कौन, समीर? हाँ, लॉयर है वो। मैं बात करूंगा उनसे इस बारे में। वो घर की तरह ही इस केस को हैंडल करेंगे। हाँ, तो ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया। समीर भैया है ना? डी ने कहा। पर अंकल, आसना को इसके लिए कभी कभी वहां पर आना भी पड़ेगा क्योंकि प्रोसेस में वहीं से स्टार्ट होगी। आर्यन, बेटा, कैसे एहसान चुका पाएंगे तुम्हारा? हमारी नाकामी पर तुम पर्दा डाल रहे हो। आसना के पापा को शर्मिंदगी हो रही थी कि कैसे इस धोखेबाज के जाल में फंस गए। उन्होंने कोई छानबीन क्यों नहीं की? अगर थोड़े ही सतर्क रहते तो आज ये नौबत तो आती ही नहीं। नहीं अंकल, ऐसा नहीं। ऐसा ही है आर्यन, मैंने पहले ही कहा था। अखिल में न कोई गड़बड़ी है। इसकी पूरी पूछताछ करनी चाहिए। तब तो कोई नहीं माना। अनाथ है, भोला है, सच्चे मन का है। फंस गए उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में। अब भुगतिए। अंकित गुस्से से बोला। वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही था। आसना उसकी बहन थी। एक भाई के सामने अपनी बहन की जिंदगी खराब हो रही थी। उसका गुस्सा भी जायज ही था। अंकित, कौन पिता अपने बच्चे के लिए गलत फैसला लेता? मैं तो मानती हूँ गलत हुआ है, गलती भी हुई है। पर यह फैसला अंकल ने नहीं, वक्त ने लिया है। आसना के और हमारे बूढ़े वक्त ने। शादियां किस्मत का खेल है। जिनसे होनी तय हो उनसे होकर रहती हैं। फिर भले ही अखिल की तरह धोखे से क्यों न हो, भी समझदारी दिखाई तो आसना के पापा ने उसके सिर पर गर्व से हाथ फेर दिया और सभी इससे बाहर निकलने के बारे में अपनी अपनी राय देने लगे। वही बातचीत के दौरान कुछ दिन आसना का अहमदाबाद ही रुकना तय हुआ। पर अभी वो इस हालत में नहीं थी जिस वजह से उसके कुछ ठीक होने का इंतजार था। आर्यन और दी भी अपने घर रुक गए और आसना के सामान्य होने का इंतजार करने लगे। आर्यन घर आते ही अपने कमरे में चला गया था। उसे बार बार अखिल का चेहरा दिख रहा था जो उसके भीतर अब तक सुलगा रही चिंगारियों को हवा देते ही आगे बनाने का काम करने लगा। अगर अखिल आज खुद से ना चला गया होता तो यकीनन ही आर्यन उसकी जान ले लेता। ज्यादा सोच विचार करने की हालत में तो वो भी नहीं था। बहुत थका होने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई थी। वो दिन भर सोया रहा। जब उठा तो उठते ही सबसे पहला ख्याल आसना का ही आया था। उसका दिमाग एक बार के लिए सब भूल गया और पुराने दौर को याद रखते हुए मोबाइल तलाशने लगा क्योंकि उठते ही आसना का चेहरा देखना भी उसकी आदतों में से एक था। फिर दूसरा ख्याल आते ही वो उठा और दी के पास चला गया जो आसना के घर से ही आई थी। आर्यन को आते देख दी ने कहा, आसना को भी पूरी बात नहीं बताई, बस यूं ही उसे अपने साथ ले जा रहे हैं, कल शाम को निकलेंगे। वहीं पूरे दिन आर्यन ने आसना की फिक्र में ही गुजार दिया था। वरुण ने बीच में फोन भी किया पर उसे वहां जाकर बताने का कहकर आर्यन ने बात खत्म कर दी और जीजू से बात करने लगा। वक्त भले ही कैसा भी हो, इंसान को मजबूत बनकर फैसले लेने ही पड़ते हैं, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। आसना मानसिक तनाव से गुजर रही थी पर उसके हिस्से के और भले के लिए सोचने वाला उसका परिवार और प्यार साथ था तो कैसी परेशानी। उसे तो खबर ही नहीं थी कि आर्यन उसके लिए क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। वो तो बस जो करने के लिए कहा जाता उसके लिए हामी भर देती क्योंकि अपने मन की
करके वो एक बार तो हार चुकी थी और इस हार ने उसे तोड़ दिया था। अब और हिम्मत न थी, तो बाकी फैसले उसने अपने अपनों के करने के लिए छोड़ दिए। शाम को उसने मम्मी पापा से विदा ली। मम्मी आ जाना भी तय हुआ था, पर उन्होंने बाद में जाने का फैसला किया और सोनू दी के साथ आसना को भेजने का सोचा। वापस लौटते वक्त वो ट्रेन की खुली खिड़की के पास बैठी अपनी भरी याददाश्त के पन्ने पलटती जा रही थी। कैसे बिहेवियर था अखिल का, क्या लफ्ज थे उसके, क्या रवैया हो गया था। क्या वो अखिल ही था? नहीं, ये वो अखिल नहीं था जिसने उसने प्यार किया था। वो तो कितनी परवाह किया करता था, पर दिमाग ने उसी वक्त उसकी गलती बताते हुए याद दिलाया, नहीं, वही तो भ्रम था, ढोंग था, दिखावा था। कितनी आसानी से वो कह गया था कोई रिश्ता नहीं रखना उससे। कैसे आसान होता होगा ऐसे लोग का बदल जाना, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगले के दिल पर ना जाने कितनी ही सारे वार एक साथ हुए होंगे। आसना की आंखें झरझर बहती जा रही थी। दी तो फिर भी थकी होने के कारण लेट गई थी, पर आर्यन की एक जोड़ी आंखें आसना को ही देखे जा रही थी। उसके गिरने वाले हर आंसू पर अखिल को बुरा भला कहे जा रही थी और कोसे जा रही थी उस पल को जब वो आसना से दूर होने लगा था, उसकी खबर नहीं रखता था। आर्यन अब आसना को गौर से देखता तो पाता कि ये तो वो लड़की नहीं जो पहले उसकी दोस्त थी, जो बात बात पर उससे झगड़ पड़ती, जिसके रूठ जाने पर उसे मनाना कितना मुश्किल होता था, जो सांस लेना भूल सकती थी मगर बोलना नहीं। वो आज किस खामोशी से बैठी है। दुनिया भर के शोर जिनसे था, आज दुनिया जहान का सन्नाटा समा चुका था उसमें, और इन सब का एक ही कारण था, और वो था अखिल। उसकी आंखें भी आसना के लिए तड़प कर बहती चली गई, पर वो उसी वक्त उठकर ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ खड़ा हो गया। वो आसना के सामने कमजोर पड़कर उसकी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहता था। उसे अभी साथ और सहारे की पूरी जरूरत थी। वो अखिल की शक्ल याद करते हुए कहे जा रहा था, तेरा सामना अभी हुआ नहीं आर्यन से, जो आसना के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हें बर्बाद भी। आर्यन के मासूम चेहरे के पीछे आज पहली बार शांत तूफान उठ रहा था, जो आसना के लिए था। वो आसना जिससे उसे प्यार था, जब वो उसके लिए अपने दिल में पनपी भावनाओं से पूरी तरह अनजान था, फिर भी कितना कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखता था वो। फिर अब तो उसकी जिंदगी का बेशकीमती अंश बन गई थी वो। अब वो उसके लिए क्या क्या करेगा। आसना आर्यन और दी के साथ घर लौट आई थी। उनको लौटते हुए सुबह हो गई थी। वरुण भी 2 दिन से उन्हीं के इंतजार में था, मगर सभी के मायूस चेहरे से खबर लग रही थी कि कुछ सही नहीं हुआ था। होता भी कैसे, आसना के आने पर ही सब कुछ गलत होने की आशंका घिर आई थी। उन्हें देखकर वरुण एक बार के लिए कुछ नहीं बोला। दी का प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था, जिसमें उन्हें ज़्यादा सफ़र की वजह से थकान और कमजोरी महसूस होने लगी थी, जिस वजह से वो तो आते ही लेट गई। वही आसना भी कमजोरी के चलते यूं ही लेट गई, पर नींद आंखों से दूर थी। वरुण का ऑफिस टाइम हो चुका था। उसने निकलते वक्त आर्यन से कुछ पूछना चाहा, पर आर्यन के बाद में बताने का कहकर टाल दिया। ऑफिस तो चल, और कितनी लीव लेगा? वो निकलने से पहले बोला। नहीं, फिलहाल मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक कोई रास्ता नहीं निकल जाए। आर्यन फौरन बोला, मतलब मैं अभी जीजू के साथ जाऊंगा। आज तो समीर से मिलना है, आर्यन बोला। वही अंदर आसना के दिल में भी आर्यन के लिए आज भावनाएं उमड़ ही आई थी। जब आज अखिल के सामने वो उसके लिए खड़ा हो गया था, वो आज एक दोस्त तो नहीं लगा था, एक रक्षक की तरह उसके आगे खड़ा, जो यकीन दिला रहा था कि वो आसना के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। पर आर्यन के तटस्थ आंखों में तो कोई भाव आया ही न था। आता भी कैसे? सारे भाव एक साथ एक बार में आकर चले गए थे। अब दोबारा आना मुमकिन कहाँ था? आसना खुद के दिल को गलत ठहराती हुई करवट बदलकर सो गई, मगर जब हल्की फुल्की सी आवाज़ में बाहर की बातचीत कानों में पड़ी तो वह उठ बैठी। आर्यन वरुण उसी की बात कर रहे थे। बहुत बुरा किया है अखिल ने, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आर्यन बेहद गुस्से में था। तभी वरुण ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ यार। फिर कुछ सोचकर बोला, आसना यही है, तब तक हम सोएंगे कहाँ? मैं एक काम करता हूँ, आज ऑफिस से सीधे घर चला जाता हूँ कुछ दिनों। आर्यन बीच में ही बोला, नहीं, आसना हमारे साथ नहीं रहेगी, उसे आज ही दी के पास छोड़कर आऊँगा मैं।
मेरी बात हो चुकी है उनसे, पर क्यों लोगों की जुबानों पर भरोसा नहीं मुझे। और वे अगर आसना के लिए कुछ गलत कहे वो मुझे मंजूर नहीं, इसलिए हम सबका अलग अलग रहना ही ठीक है। आर्यन की बेतहाशा फिक्र ने एक बार फिर आसना का दिल जीत लिया था। इस बात पर वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी थी। इन 4 दिनों में दूसरी बार आसना ने आर्यन के प्रति अपना झुकाव देखा था, पर फिर अखिल याद आते ही दिल दर्द से भर उठता और वो बेबस होकर बिस्तर पर गिर पड़ती। यूं ही बेख्याली में दिन ढलने को था। देवी फ्रेश होकर बालकनी में बैठी थी, जीजू के आने का इंतजार में। आर्यन आसना के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया, पर हल्के हाथ से ही वो खुल गया था। आर्यन हौले से अंदर गया तो देखा आसना खाली आंखों से कमरे की छत ताक रही थी। उसे यूं देखकर एक बार फिर आर्यन का दिल दुख कर रह गया, पर इस बार उसे कुछ अलग करने का सोच रखा था। वो निर्विकार भाव से गया और आदेशात्मक लहजे में बोला, फ्रेश हो जाओ, दी के घर जाना है। वो फिर भी चुप रही, पर दूसरी बार में आर्यन ने दुखती रग पहचानी और बोला, बहुत प्यार करती थी ना उससे। इस बात पर वो उठ बैठी। वो अचानक ही बोला, नहीं करना चाहिए था। उसकी आंखें हैरत से फैल पड़ी। ऐसे मत देखो, सच ही कह रहा हूँ। उस शख्स से प्यार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, पर उस फीलिंग को प्यार का नाम देना उससे बड़ी भूल। आर्यन, इस बात पर वो चीखी क्योंकि बार बार उसकी भावनाओं को अलग श्रेणी में रखा जाता था, जो उसे सहन नहीं हुआ। चिल्लाना है तो चिल्ला सकती हो, पर मैं सही कह रहा हूँ। इस एहसास को पहचानने के लिए बहुत वक्त लगता है आसना। तुम्हारी तरह जल्दबाजी में आकर ये तय नहीं होता। पहले दिन से उसे देखा, दूसरे दिन वो अच्छा लगा, तीसरे दिन उसकी आदत बनने लगी और चौथे दिन वो ज़रूरत। इन सबको मिलकर तुमने एक लफ्ज़ बना दिया, उससे प्यार हो गया। वो अपने सिर पर और गर्दन पर हाथ रखकर बोला, याद करो आसना, मैंने उस दिन भी तुमसे पूछा था जब तुम उसकी होने जा रही थी, तुम्हारी शादी के दिन। आसना याद करने लगी। तुम्हें यही चाहिए था अपनी ज़िंदगी से, और वो दिन भी जब तुमने चिल्लाकर कहा था, अखिल प्यार है तुम्हारा। उस रोज़ ही मैं समझ गया था कि मामला दिल का नहीं, नज़रों का है। नज़रों को कोई पसंद आया और वो अच्छा लग गया, पर दिमाग उसको प्यार का नाम कैसे दे सकता है। इस बार पर एक बार के लिए हैरत मुझे भी हुई थी आसना। प्यार जल्दबाजी का नहीं, संयम का नाम है। अपने पल दो पल के एहसासों को हम प्यार नहीं कह सकते, क्योंकि इसे महसूस करने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। एक लंबा अरसा भी लग जाता है जब हमें पता चलता है कि हाँ ये प्यार है। और ये बात भी हम नहीं कहते, हमारे आसपास के लोग जो हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं वो रूबरू करवाते हैं इस एहसास से, वो मुहर लगाते हैं इस जज्बात पे। आसना चुपचाप उसे सुने जा रही थी। फिर अचानक ही आर्यन अलग ही सुर में बोलने लगा, अखिल ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब मैं जी नहीं पाऊंगी। उसने मेरी कदर ही नहीं की। अब मैं कैसे रह पाऊंगी। उसने मेरी एक कमी पर मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। अब तो मैं जिंदा भी रह नहीं पाऊंगी। यही दोहराती हो ना, अकेले में, सबके साथ में, अपने सामने भी। आर्य ने तेज आवाज़ में उसके दिल की बात खुलकर कह डाली थी। इस पर वह खुद हैरत में थी। उसे लग रहा था जैसे ये उसी के भीतर की आवाज़ हो। जैसे उसकी आंखें पनीली होने लगी थी, डबडबाई आंखों से उसकी पलकें झुकने लगी थी। यही तो वह सोचती थी। उसे अखिल की बातें याद आती रहती थी और दिल डूबकर ही रह जाता इस आखिरी ख्याल पर कि अखिल ने उसे छोड़ दिया। हाँ, आर्यन सही तो कह रहा था। वो हर पल यही सोचा करती थी। तभी तो अखिल उसे और ज़्यादा चोट पहुंचाता था। आसना, किसी इंसान को उतना ही हक दो जो वह डिजर्व करता हो। प्यार भी, वक्त भी और अहमियत भी। तुमने उसे यहाँ बैठा रखा था। आर्यन हाथ का इशारा करते हुए बोला, जो उसके कद से भी ऊपर जा रहा था। नहीं इतना, वो और ऊपर उठाकर बोला, हकीकत में वो यहाँ है, यहाँ। अगले ही पल उसने अपने हाथ ज़मीन पर रख दिए और खुद भी नीचे ही बैठ गया। नहीं, वो इस लायक नहीं, वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं, वो तुम्हारे परवाह और अहमियत के काबिल। दुनिया का बदनसीब शख्स वही होता है जो सच्चे दिल की और सच्चे प्यार की कद्र ना कर सके। अखिल उनमें शामिल हो चुका। वो उनके पास जाकर बोला, ये बात अपने जहन से निकाल दो कि उसने तुम्हें छोड़ा नहीं, तुम उसे छोड़ोगी, क्योंकि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुमसे बार बार यही कह रहा हूँ कि अपनी भावनाओं को
इतना सस्ता मत समझो, बहुत कीमती हो तुम और तुम्हारे जज्बात, जो आसानी से किसी पर खर्च होने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बने। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। आसना की डुडुआई आंखों में आर्यन सिर्फ उसका विश्वास देखना चाहता था, वो विश्वास जो ये बनाए कि आर्यन की इतनी सारी बातें फिजूल तो नहीं थी, पर वो तो खामोशी से उसे ही देखती रही। आर्यन उसे छोड़कर कमरे से निकल गया। तब तक दी भी तैयार हो चुकी थी और आसना के साथ चलने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि अब उसके साथ जाकर ही आगे की प्रोसेस शुरू होनी थी। आर्यन को अकेला आता देखकर दी को दुख हुआ, ये सोचकर कि आसना संभल नहीं पा रही, अपने बेहतर कल के लिए सही फैसला नहीं ले पा रही, सही और गलत नहीं चुन पा रही। वो भारी मन से अकेले ही जाने को मुड़ती उससे पहले ही आसना अपनी बैग के साथ बाहर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक विश्वास दिख रहा था जो आर्यन ने दिया था। वो फीकी मुस्कुराहट ओढ़े हुए बाहर आई और दी के साथ जाने को राजी हो गई। उसी वक्त आर्यन ने उसे अंगूठा ऊपर करते हुए सब कुछ ठीक होने का इशारा किया था। इस पर आसना हामी भरती हुई दी जीजू के साथ उनके घर के लिए निकल पड़ी। अगले दिन आसना दी के साथ रहने लगी थी। सुबह तक आर्यन भी दी के घर चला आया था और बाद में भी वे सभी मिलकर समीर से मिलने चले गए थे। समीर एक शानदार व्यक्तित्व वाला 28-30 साल का नौजवान था। उसके मन को पहली मुलाकात में ही आसना भा गई थी। उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी, उसका वो दीवाना बन गया था। फिर जब उसका केस डिस्कस हुआ तब उसे बड़ी हैरानी हुई। आज के टाइम की लड़की इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। पर आसना के स्टेटमेंट में अखिल के लिए जो आकर्षण सुना, तभी वो समझ गया था मामला कच्ची उम्र के गलत जज्बातों का था। उम्र पर ध्यान गया, उसने पूछ ही लिया, आप कितने साल की हैं? आसना ने जब खुद को 21 बताया तब उसे और भी हैरानी हुई। जिंदगी शुरू होने की उम्र में ये किस कगार पर आ खड़ी थी। वो सिर झटकता हुआ सारे स्टेटमेंट लिखने लगा। जब साइन करने की बात आई तब आसना के हाथों का कंपन बता रहा था कि वो अखिल से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। दिल का एक खाली कोना शायद अब भी अखिल के लिए जज्बात छिपाए बैठा था। मगर उसी वक्त उसने एक नज़र आर्यन पर डाली, जो मानो आंखों से कह रहा हो कि गलत शख्स का साथ पल भर में हमें इस कगार पर ला सकता है। फिर आगे उसे एक और मौका दिया जाए तो वह तो दूसरी बार में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद ही कर देगा। फिर आर्यन की बातें भी याद आने लगी। अपनी भावनाओं को इतना सस्ता मत समझो, बहुत कीमती हो तुम और तुम्हारे जज्बात, जो आसानी से किसी पर खर्च होने के लिए तो बिल्कुल नहीं बने। आसना ने आंखों के कोड़े पोंछते हुए साइन किया और समीर को केस फाइल करने का कहकर निकलने लगी। दी आर्यन के साथ निकल गई थी, पर समीर ने आसना को आखिर में रोका और अलग ही लहजे में कहा, आप बिल्कुल सही कर रही है। आई प्रे आपके साथ कभी कुछ गलत ना हो। यू आर सच अ ब्यूटीफुल सॉल। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर रही थी। वही आसना उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करती हुई निकल पड़ी। कैब में बैठते हुए जब आर्यन ने उसके लिए दरवाज़ा खोला तब अचानक ही उसके हाथों पर उसका हाथ चला गया था, जो आसना को अलग ही एहसास करा गया। बात ये न थी कि दोनों ने कभी किसी को छुआ नहीं, बिल्कुल हुआ था। आसना तो अल्हड़पन में गाहे बगाहे उसके गले ही लग पड़ती थी और हाथ पकड़कर चलना तो उसका पसंदीदा काम था। मगर आज आसना को अलग ही एहसास हुआ था। आर्यन तो वैसे भी इन सब से आगे निकल गया था। वो सॉरी कहता आगे की सीट पर बैठ गया और वो दी के पास रास्ते में दी को वो मीटिंग होने लगी थी। उस वक्त आर्यन के चेहरे की फिक्र आसना को कुछ कुछ समझा गई थी। दी आप ठीक तो है ना? मेरा मतलब सफ़र में उल्टी होना रोज़ ही है या आज ही हुआ है? आसना ने अपना अंदाज़ा लगाया तो दी हल्के से मुस्कुरा दी और आर्यन भी कुछ न कह सका। उसे अलग ही फिक्र थी कि आसना तो अब कुछ वक्त दी के पास ही रुकेगी और उसे उसकी प्रेगनेंसी की खबर देनी ही होगी, लेकिन वो इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। पानी लाओ दी के लिए। आसना की बात से वो हरकत में आया और पानी लाने शॉप की तरफ बढ़ गया। घर लौटते ही अपने कमरे में लौट गई थी। आर्यन भी जीजू से बात करके निकलने ही वाला था, पर आसना किचन से आर्यन को देख रही थी। शायद कुछ पूछना था उसे।
आर्यन भी बात करते हुए सरसरी नज़र से आसना को देखने की कोशिश में था, पर वो नज़र नहीं आई तो वो जैसे ही उठकर दरवाजे तक जाने लगा, आसना ने आगे आकर आवाज़ दी, आर्यन। और उसकी पुकार के साथ ही उसके कदम रुक गए। वो बिना मुड़े ही बोला, वो कुछ चाहिए? नहीं, कुछ पूछना है। आसना के सवाल पूछने के पहले ही आर्यन ने गहरी सांस लेकर कहा, दी प्रेग्नेंट है, 5th मंथ। आसना के चेहरे पर एक बार के लिए तो कोई भाव आया ही नहीं, पर अचानक जब उसे महसूस हुआ कि आर्यन की नज़र उसी के चेहरे पर जमी थी, तो वह फौरन खुशी के भाव लाती हुई बोली, ओह वाह, कितनी खुशी की बात है, और तुम मुझे अब बता रहे हो। वैसे मैंने गैस तो पहले ही कर लिया था, जब उस दिन वो एक साथ कहती जा रही थी और पलटकर खड़ी हो गई, पर उस वक्त चुप हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि आर्यन ठीक उसके पीछे ही खड़ा है, वो खामोश हो गई। तुम आसना, जो रियल एक्सप्रेशन है वो दो, तुम्हारे दिल में दर्द है ना, इस एहसास को लेकर बखूबी जानता हूँ मैं। आसना बड़ी आंखों से उसे देखती रह गई। कितना जानता है ये शख्स उसके बारे में। आर्यन, आसना के लफ्ज़ कांपने लगे थे। ठीक उसी वक्त आर्यन ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। आसना को भी जैसे यही चाहिए था, वो रोने लगी थी उसके सीने में छिपकर। आर्यन उसका सिर सहलाता हुआ उसे चुप करा रहा था। आर्यन, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, मैं खुश हूँ सोनू दी के लिए। बस दुख खुद के लिए होता है जब डॉक्टर की बात याद आती है। आप कभी माँ नहीं बन सकती। आर्यन, कब, कैसे हो गया मेरे साथ ये सब, और क्यों? और देखा जाए तो यही रीज़न है जो अखिल उसने मुझे छोड़ दिया। वो आखिरी बात पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। इस बात पर आर्यन को बहुत गुस्सा आया था। उसने आसना को खुद से अलग किया और उसके कंधे कसकर पकड़ते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, खुद को कम समझना नहीं छोड़ोगी। उसने तुम्हें नहीं, तुमने उसे छोड़ा है, तुम छोड़ोगी उसे। उसकी वजह ये नहीं कि तुम उसके काबिल नहीं, बल्कि इसका कारण ये है क्योंकि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। पागल लड़की, कोई कमी नहीं है तुम्हें, कोई नहीं। वो भी तो अखिल की किस्मत खराब है जो उसे तुम्हारी कद्र न हो सकी। आर्यन चिल्लाने लगा था और आसना डर से थरथराने लगी थी। और ये क्या लगा रखा है, माँ नहीं बन सकती, ठीक है नहीं बन सकती, तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? ये तुमने थोड़े ही चुना है, ये कोई कमी है? अरे शर्म तो उस मर्द को आनी चाहिए जो एक औरत को इस वजह से अपनी ज़िंदगी से दूर करने के बारे में सोचे भी। इसे ये जाहिर नहीं होता कि तुम में कोई कमी है, बिल्कुल नहीं। इससे ये दिखता है कि उस मर्द को पत्नी नहीं, बस बच्चे पैदा करने वाली मशीन ही चाहिए। इसे ये जाहिर होता है कि उस इंसान को प्यार की, शक्त की कोई परवाह नहीं। उसे सिर्फ अपना वंश बढ़ाना है, जिसके लिए बस उसे औरत का सहारा चाहिए। बहुत कम मर्द होते हैं जो औरत को उसकी खामी के साथ अपना पाते हैं, और वही सही मायनों में नायाब होते हैं। तुम नायाब हो आसना, नायाब। तुम्हें खोकर तो हर कोई रोएगा ही अपनी किस्मत पर। तुम्हें खबर भी नहीं तुम्हारी अहमियत, कोई तुम्हारे लिए तरस। आर्यन जज्बाती होकर जाने क्या क्या कहता चला गया था, पर जब अचानक अपने लफ्ज़ों की हदों को पार होते हुए पाया तो वो एकाएक ही खामोश हो गया। वही आसना, काफ़ी हद तक उसकी ज़ुबान से निकले हर लफ्ज़ का एहसास उसकी आंखों में साफ देख पा रही थी। वह उसकी आंखों में लिखी हर बात आसानी से पढ़ पा रही थी। इससे पहले वो समझती, इतने में आर्यन फौरन पलटकर खड़ा हो गया और तेज़ी से बाहर निकल गया। उसे एहसास हो गया था कि आज वो ज़्यादा ही कह गया, उसे इस वक्त नहीं कहना था। वही आसना पीछे खड़ी उसे जाते देखती रही और उसकी कई हर बात समझने की कोशिश करती रही। आज उसकी नज़रों में आर्यन के लिए इज्जत बढ़ गई थी। उसकी सोच उसके परिपक्व व्यक्तित्व का पुख्ता सबूत दे रही थी। आज उसे अपने दोस्त पर फक्र हो रहा था, पर आखिरी बातों तक आते आते उसका चुप हो जाना उसे असमंजस में डाल गया था। पीछे जीजू खड़े थे जो आर्यन के ज़ोर ज़ोर से बोलने पर बाहर निकल कर आए थे और ना चाहकर भी दोनों की बातें सुन चुके थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, क्या साले साहब, बस एक लफ्ज़ और कहना था, इन मौके पर आकर चुप हो गए। हे भगवान, इन्हें कभी तो शक्ति दीजिए। फिर हंसते हुए अपने कमरे में चले गए। यूं ही दिन निकलने लगे थे। आसना पहले के मुकाबले अब संभल चुकी थी, और संभले भी क्यों नहीं। एक शख्स का धोखा हमें उतना ही तोड़ सकता है जितना हम उसे तोड़ने की इजाज़त देते हैं। हमारी सहन करने की हदों से ऊपर उठकर जब हमें कोई नहीं चोट पहुंचा सकता,
और वो तो बिल्कुल भी नहीं जिसने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया हो। आसना दी के साथ रहती थी और उनका ख्याल रखने लगी थी। उसे दी की फिक्र रहने लगी थी कि जो सुख, जो एहसास उसे कभी हासिल न हो सका, वो एहसास दी की कोख में पल रहा है। उसे महफूजियत की हद तक महफूज रखना चाहती थी वो, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो इस एहसास के लिए तड़प कर रह चुकी थी। वो तो शुक्र था आर्यन का जो उसे इन सब बातों से बाहर ले आया और इनके ऊपर उठकर भी जिंदगी चलती रहती है ऐसी सीख देकर गया था, जिस वजह से वो अब कम ही सोचती थी और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को व्यस्त कर रखा था, ताकि ऐसी बात जो उसे उदास कर जाए या उसे कम आंके वो सोचती ही नहीं थी। आर्यन, उसका ख्याल आते ही लबों पर अलग ही मुस्कुराहट तो अब आने लगी थी। बात ये न थी कि उसे आर्यन अब ही अच्छा लगा था, नहीं, आर्यन उसका बचपन का साथी था, दोस्त था, हमराज था, हमदर्द था और सबसे बड़ा उसके लिए हमेशा खड़ा रहा था। पर अब आर्यन के लिए अलग ही जगह बनने लगी थी, जो खुद आसना को भी महसूस हो रही थी। वो अकेले बैठे वो दिन याद करने लगती जब सोनू के घर आने के बाद अगले ही दिन आर्यन उसके लिए कपड़े लेकर आया था और उसे ही देने किस कदर हिचकिचा रहा था। वो तो अचानक वरुण सामने आ गया और कहने लगा, दी, आर्यन ने सामान दे दिया आपको। कौन सा सामान? मेरी फूड क्रेविंग वाला, दी मजाकिया होकर बोली। अरे नहीं, वो कपड़े। आर्यन पीछे खड़ा उसे निकाल रहा था, जो आसना ने देख लिया था। कपड़े? कौन से कपड़े? मैं इनसे खाने पीने की चीज़ें ही मंगवाती हूँ। कपड़ों का शौक किसे होता है इस वक्त में? अच्छा, फिर ये ऑफिस से सीधे मॉल क्यों गया था आज? वरुण की बातों से आर्यन पानी पानी हुए जा रहा था और कुछ कह भी नहीं पा रहा था कि अगला कदम जीजू ने बढ़कर उसकी बेचैनी बढ़ा दी थी। ओहो, लेडीज कलेक्शन। जीजू पॉली बैग में झांक कर बोले। उस पल में जाने क्यों ना आसना के मन में क्या क्या विचार आए और गए। पता नहीं आर्यन किसके लिए ये लेडीज शॉपिंग करके आया होगा। दिमाग खुद दिल के पल भर में जलन से भर जाने पर हैरान हुआ था। वो तो अपने इस शक पर मुहर लगा ही देती अगर आर्यन हड़बड़ाहट में उसका जिक्र न करता। वो आसना, अपना नाम सुनकर आसना अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने आर्यन की तरफ देखा। आसना, जीजू बोले। आसना के लिए है ये? वो तेजी से बोला। ओह, जीजू और वरुण एक साथ ही बोले, जिस पर आसना न चाहकर भी झेप रही थी। तभी आर्यन फौरन सफाई देते हुए बोल पड़ा, मेरा मतलब है यहाँ आई है ये, और उस वक्त इतना सामान भी नहीं लाई थी, तो उसे उचित बहाना भी नहीं मिल पा रहा था। हाँ हाँ, सही है, सही है। वरुण और जीजू बेशर्म होकर खुलकर आर्यन की तरफ देखकर शरारती मुस्कुराहट से उसे परेशान किए जा रहे थे। आसना भी उनकी ऐसी हरकतों से कुछ कुछ समझ रही थी, पर दी को ये सब अच्छा नहीं लगा था। वो उसी वक्त अपने भाई के बचाव में बोली, बहुत सिंसियर है मेरा भाई, सबकी ज़रूरत का बिना कहीं ख्याल रखता है। तब जाकर आर्यन ने राहत की सांस ली और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद से ही आसना हर बात पर गौर करने लगी थी। वो अब शनिवार की शाम का इंतज़ार करने लगी थी, क्योंकि शनिवार को ही आर्यन ऑफिस से आते कुछ ही देर सोनू दी के पास रुक कर जाता था। उसे देखना अब आसना को सुकून देने लगा था। जहाँ पहले वाली आसना पूरे दिन बोलती रहती थी, अब वो चुप चुप रहने लगी थी, बस सारी चीज़ों पर गौर करने लगी थी। उसने अपनी बचकानी हरकतों और हर काम में जज्बाती रखकर अपनी लाइफ ख़राब कर ली थी, पर अब वो बदलने लगी थी। शांत रहकर सब महसूस करती थी, जिसमें आर्यन को देखना भी शामिल था। दी को छठा महीना लग चुका था। इतने महीने में तो आसानी से निकल गए थे, पर एक रोज़ जब दी का पैर स्लिप हो गया था, आसना ने मौके पर आकर उन्हें बचा ही लिया, नहीं तो उन्हें उस वक्त कुछ भी होने की पूरी संभावना थी। जीजू भी उसी दिन किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। ऐसे वक्त में जल्दबाजी और घबराहट में आकर उसने आर्यन को फ़ोन लगा दिया और आर्यन ऑफिस के बीच से ही घर आ गया था। आर्यन बौखलाया सा ही लौटा था। उसके चेहरे पर दी के लिए बेतहासा फिक्र नजर आ रही थी। उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया, पर डॉक्टर ने यह कहकर खोए हुए प्राण लौटा दिए कि जिन्होंने इन्हें गिरने से बचाया, उनकी वजह से ही आज इनका बच्चा सही सलामत है। उस दिन आर्यन के दिल में आसना के लिए जगह और गहरी होने लगी थी।
वो तो जज्बाती होकर उसके गले ही मिल लेता अगर, फिर उसके हाथों को थामकर अपनी आंखों से लगाते हुए ही शुक्रिया अदा करने लगा था। और ये पल आसना को ना चाहकर भी गुदगुदाने लगा था। आर्यन का हर अंदाज बिल्कुल उसकी तरह ही खामोश पर जानलेवा सा लगता था। वो जरा सी हरकत करके भी सिर्फ सामने वाले के दिल को नहीं बल्कि खुद उसको भी जीत लेता था। ये दूसरी बार था जब आसना आर्यन पर गौर करने लगी थी, उसकी हर बातों को, हर हरकत को करीब से महसूस करने लगी थी। उस दिन के बाद से ही आसना दी का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं रखती थी, हर दम उसके पास ही मौजूद रहती थी। अब तो आर्यन हर शाम ही आकर उन्हें देखकर जाने लगा था, जो आसना के लिए भी राहत की बात थी। उसे अब आर्यन अच्छा लगने लगा था। हाँ, अच्छा तो वो पहले भी लगता ही था, पर अब बात कुछ और लगने लगी थी। अब दोस्त को पसंद बनने में वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता। आर्यन ऑफिस से जब भी लौटता तब आसना की यही कोशिश रहती कि सबसे पहले वो जाकर दरवाज़ा खोले। उसका थकान से भरा चेहरा, काम करते वक्त शर्ट की ऊपर की हुई स्लीव्स, उसके बिखरे बाल और उसकी वो बोलती नज़रें, उन्हें देखकर ही आसना को सुकून मिल जाता था। वो जब भी दी के पास आकर बैठता, उसकी फिक्र करता, उसमें बातें करते वक्त जब भी मुस्कुराता, वो अपना दिल ही हार बैठती। वही दूसरी तरफ आसना तो पहले ही आर्यन को पसंद थी, फिर अब तो वो उसे और अच्छी लगने लगी थी। पहले के मुकाबले वो और खूबसूरत लगने लगी थी। कच्ची उम्र को पार करके आती हुई सुंदर युवती सी लगती। यूं ही एक रोज़ जब वरुण की बर्थडे पार्टी पर जब आसना उसके ही दिए हुए कपड़े में आई थी, तब आर्यन का दिल धड़क कर रह गया था। हल्के नीले और गुलाबी रंग के सलवार सूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत ही उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए पर्याप्त थी। आर्यन ने इतने वक्त के बाद अभी आसना को अब इतने ध्यान से देखा था। वो बदल चुकी थी। उसकी गुलाबी लबों को सजाने को कोई लिपस्टिक नहीं थी, बस उसकी मुस्कान ही काफ़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गिरती झुकती, तभी आर्यन के दिल के अरमान जागने लगते। उसके कंधे तक के बाल बड़े हो चुके थे, जो अब कमर तक लहरा रहे थे, उनको कसकर बांधा हुआ था। उसी पल आर्यन के दिल में ख्याल आया था कि अभी उसकी रेशमी जुल्फों को आज़ाद कर दे, मगर दूसरे ही पल दिल ने खुद को धिक्कारा था। शायद भावनाएं नहीं बदली थी, पर वक्त और हालात बदल चुके थे। पहले वो उसकी दोस्त थी जिसे वो पसंद करता था, पर अब ये अखिल की पत्नी थी। हाँ, रिश्ता तो नहीं रह गया था, पर फिर भी दिल स्वीकार नहीं कर पा रहा था और अब भी उसे किसी और की अमानत की तरह देखता था, जिस पर वो चाहकर भी हक नहीं जता सकता। आज पहली बार आसना ने आर्यन की अपनी ओर देखते पाया। उसकी नज़रों को पढ़ा था, जिसमें कुछ तो था जो आसना को भीतर तक सिरहन से भर गया। आर्यन उसका दोस्त था, उसकी नज़रें बेहद पाक थी, मगर फिर भी आज उसे लगातार देखते देख आसना कुछ अलग ही महसूस करने लगी थी। इस एहसास में अलग ही एहसास था। वो सभी किसी रेस्टोरेंट में आए थे। केक कटिंग के वक्त वरुण की गर्लफ्रेंड भी आई थी, जो आर्यन से हंस मिलकर बात कर रही थी, जो आसना को नहीं भाया था। फिर वो सबको नज़रअंदाज करती हुई दूसरी टेबल पर जा बैठी और उन्हें देखने लगी थी। हालांकि आर्यन उससे दूरी बनाए ही खड़ा था, मगर वो बात बात पर आर्यन के कंधों पर हाथों पर हाथ रखती थी। और एक बार तो आर्यन भी उसकी किसी बात पर खुलकर मुस्कुराया था, जो आसना को हरगिज पसंद नहीं आया था। वरुण ड्रिंक काउंटर पर खड़ा सब देख रहा था, बल्कि उसने जानबूझकर ही ईशा को यहाँ बुलाया था। वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, उन दोनों के साथ ऑफिस में काम करती थी। वरुण से ज़्यादा आर्यन को पसंद करती थी, ये बात उसने खुद उसे आकर कही थी, पर वरुण ने आर्यन को कमिटेड बताया और खुद उससे दोस्ती करने का हाथ बढ़ा दिया। आज वरुण ने आसना के चेहरे पे आए भाव को पढ़ने के लिए ही तो ईशा को यहाँ बुलाया था, और आसना के उस हर तरह के एक्सप्रेशन से उसका काम बनता ही नजर आ रहा था। वो मुस्कुराता हुआ आसना के पास पहुंचा तो आसना जाने लगी। वो उसे रोकते हुए बोला, बी कंफर्टेबल। वरुण उसे दूरी बनाकर बैठ गया, फिर कोल्ड ड्रिंक की सिप लेते हुए बोला, आर्यन कितना अच्छा लगता है ना, सबको ही। इसे तो कुछ ज़्यादा ही। आसना भी उसे घूरे हुए बोला, कितना स्मार्ट भी है।
आसना ने इस बात पर उसे गौर से देखा। ब्लू कलर की जीन्स और ब्लैक ब्लेजर में वो सचमुच बेहद हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे की और आंखों की चमक हर किसी को उसकी तरफ देखने को मजबूर कर सकती है। उसके हल्के गुलाबी से होठ उसकी मुस्कुराहट को और भी हसीन बनाते थे। उसके बाल जब उसमें अपनी उंगलियां घुमाता तब तो और ज़्यादा आकर्षक लगता था, है ना? वरुण ने हाँ भरवाने की कोशिश में कहा। हाँ, वो भी बेख्याली में तपाक से बोल पड़ी। हाँ मतलब ना, नहीं लगता। आप क्यों पूछ रहे हैं? वो उसे घूरने लगी। क्योंकि तुम उसकी बचपन की दोस्त हो और बचपन का प्यार भी। आखिरी लाइन उसने हड़बड़ाते हुए कही थी। क्या कहा? बोलो तो। हो नहीं उसकी बचपन की दोस्त? हाँ तो बताओ तो। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही क्या कभी? उसके इस सवाल पर आसना भौचक्की सी रह गई और खुद सोच में पड़ गई। उसकी ज़िंदगी में कोई आई भी या नहीं, यकीनन ही आई होगी। कितना अच्छा इंसान है ये, कितना केयरिंग और कितना हैंडसम। मुझे उसकी खामोश मोहब्बत के बारे में पता है। इनफैक्ट मेरे पास सबूत भी है। वरुण फ़ोन निकालते हुए बोला। शायद कुछ दिखाना चाह रहा था, पर उसी वक्त आर्यन उसके पास आ गया था। तब वरुण ने घबराकर फ़ोन वापस रख लिया और आर्यन के साथ ईशा से बात करने चला गया। वही आसना दिल मसोड़ कर रह गई, क्योंकि उसे भी आर्यन के बारे में जानने की इच्छा थी। ऐसे ही एक रोज़ दी जीजू के साथ डिनर पर गई हुई थी। लाख पूछने पर भी आशा साथ नहीं गई थी। उसे ये फिक्र थी कि उसके जाने के बाद कहीं अगर आर्यन आया और वो उसे ना मिली तो। हालांकि इस ख्याल पर दिमाग ने भी सवाल उठाया था, पर दिल चुप ही रहा। उसके बाद आसना ने पहली बार आर्यन के लिए खाना बनाया था। वो लड़की जिसने कभी खुद के लिए पानी तक गर्म नहीं किया था, उसने आर्यन के लिए उसकी पसंद की चीज़ें बनाई और उसका इंतज़ार करने लगी थी। शाम से लेकर रात होने लगी थी, पर वो तो आया ही नहीं था। अब न तो हिम्मत थी और न ही हक कि उससे पूछ लें कि क्यों नहीं आया या कब तक आएगा। वो टेबल पर बैठी रही, इंतज़ार करने लगी और वहीं उसकी आंखें लग गई। बहुत देर बाद दी जीजू लौटकर आ गए थे। एक्स्ट्रा की से दरवाज़ा खोलकर वे आए, तब उसे हॉल में देखकर ही वे चौंक गए। जीजू के शक की सुई आज यकीन पर आ अटकी। वे दी के कान में फुसफुसाकर बोले। शर्त लगाकर कह सकता हूँ, इतना सारा इंतजाम और इंतज़ार सिर्फ और सिर्फ साले साहब के लिए ही किया जा रहा था। ये बात दी को अच्छी नहीं लगी थी। बात ये नहीं थी कि उन्हें आसना पसंद नहीं थी या कुछ और। हाँ, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर दी के मन में आसना के लिए पूरी हमदर्दी थी, मगर कहीं न कहीं एक बहन होने के नाते उसके दिल में आसना को लेकर एक करवाहट आ गई थी। आए भी क्यों नहीं, वो गलत भी नहीं थी। जिस दिन जिस लड़की के लिए उसका भाई तड़पा हो, तरसा हो, फिर उससे उसकी अहमियत ना जानी हो और जिस वक्त उसने कोई कदर नहीं की, फिर अब वो ही उसके लिए कुछ महसूस करने लगे, तब मन में खटास आना भी जायज़ था। वो बेरुखी से जीजू की तरफ देखी तो जीजू चुपचाप कमरे में चले गए और फिर वो आगे बढ़कर आसना को जानने लगी। आसना उठी तब दी को अपने सामने पाकर बुरी तरह झेप गई और कुछ उनकी नज़रें भी शर्मिंदगी का एहसास कराने लगी। वह कुछ कहती उससे पहले ही दी अंदर चली गई। आसना भी भरी आंखें और खाली दिल लिए लाइट्स ऑफ करके अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह वह जल्दी से उठ गई थी। जीजू भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहे थे। इतने दिनों में साथ रहकर उनका और आसना का बॉन्ड भी अच्छा हो गया था। वह दोनों दोस्त की तरह बातें करते। उसके पीछे आर्यन ही वजह था जो उन दोनों को ही अच्छा लगता था। हॉल में आकर बैठते ही अचानक जब उनकी नज़र एक सूटकेस पर पड़ी, तभी वे जान गए थे कि ज़रूर ही रात को कोई बात हुई थी। आसना जब नाश्ता रखने आई तब जीजू ने उसे रोका और अपने पास बैठने को कहा। आसना उनके सामने असहज हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो क्या पूछेंगे। आसना, मुझे अपना दोस्त मान लो या बड़ा भाई, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। अगर कोई भी बात तुम्हें परेशान करे, वो भले ही सोनम को लेकर क्यों न हो या आर्यन। उन्होंने आर्यन के नाम पर ज़्यादा जोर दिया, जिस पर आसना की झुकी पलकें भी उठी थी। फिर भी उसने ना में सिर हिला दिया और जीजू भी थक हार कर सिर झटक कर जाने के लिए उठे, पर कुछ सोचकर रुके और गहरी सांस लेते हुए बोले। आसना, मैं एक ही बात कहूँगा, तुमने बहुत देर कर दी। इतना कहकर वे तेजी से आगे बढ़ गए और आसना उन्हें देखती रह गई।
कि वो क्या कहना चाहते थे और किस बात की देर। ये सूटकेस किसका है? अचानक पीछे से दी की आवाज़ आई। आसना हरकत में लौटी और दी को सोफे पर बैठने में मदद करने लगी। वो बिना बात किए ही किचन में चली गई और दी के लिए नाश्ता लेकर आई। इन सब के बीच दी की नज़र आसना के चेहरे पर ही थी, जो कि मायूस लग रहा था। उन्हें कल रात की बात याद आई और खुद पर गुस्सा भी आया। उन्हें आसना के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अगले ही पल दिल ग्लानि से भर आया और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। सॉरी आशु। दी के अचानक ही बोलने पर आसना उन्हें देखने लगी। अरे किस बात के लिए दी? बस यूं ही दिल किया तो बात टाल गई। तू बहुत अच्छी है पर फैसले लेने में देरी कर जाती है। यही तेरी सबसे बड़ी खामी है बच्चा। आसना सवालिया नज़रों से देखने लगी। कुछ नहीं, चल नाश्ता करते हैं, वो कुछ देर बाद बोली। दी, मैं सोच रही थी कि उसके कहने के पहले ही दी बोली, तू कहीं नहीं जा रही। दी, आपको कैसे मालूम? वो हैरान थी। तुझे बचपन से देखा है, सब जानती हूँ। दी की कौन सी बात की नाराज़गी है जो यहाँ से जा रही है, बता। नहीं दी, ऐसा नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना था। अच्छा, तुझे अभी झूठ बोलना नहीं आता? दी, यहाँ रहना ठीक नहीं लगता। क्यों, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा? रवि? नहीं दी, जीजू बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट हम अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। तो बस यूं ही। अब मेरा यहाँ कोई काम भी नहीं है, केस की प्रोसेस तो चल रही है। ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊँगी। मैं क्या करूँगी तब तक? तूने कितना ख्याल रखा है मेरा। अब लास्ट मोमेंट पर नहीं जाने दूँगी। तू मेरे पास ही रुकेगी, मुझे अच्छा लगेगा। फिर दी की विनती के आगे आसना भी जिद नहीं की। कुछ देर की हल्की फुल्की बातचीत के बाद आसना ने पूछ ही लिया, दी, आर्यन के जिक्र पर दी उसे ध्यान से देखने लगी। उसने अभी तक शादी नहीं की। दी ने फौरन कह दिया। क्यों नहीं की? आसना के इस सवाल पर दी उसे ही को कई देर तक देखती रही, क्योंकि इसका जवाब और उसकी वजह वो खुद ही थी, पर उसमें सबसे अनजान थी। दी कुछ कहती उससे पहले ही उन्हें पीछे खड़ा आर्यन नजर आ गया, जो अभी अभी आया था और उनकी ये बात सुनकर वहीं रुक गया था। दी को खामोश देखकर आसना ने पलटकर देखा। आर्यन ही था। उसके चेहरे का रंग भी बदल गया था। वो झट से उठी और कमरे की तरफ बढ़ गई। हॉल में पड़े बैग से आर्यन को अंदाजा लग चुका था, पर फिर भी वो बोला, ये किसका है? आसना का। क्या? हाँ, वो जाना चाहती थी। मैंने उसे रोक दिया। दी ने कहा। पर क्यों अचानक? दी ने कल रात वाली बात बता दी थी, जिस पर आर्यन को खुद को यकीन कर पाना मुश्किल लग रहा था कि आसना अचानक कैसे कब, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से दी ने खुलकर ही कह दिया था, जिस वजह से आर्यन ज़्यादा झेप लग रही थी। वो सकपकाया से बोला, दी, ये आप सच कह रही हूँ? उसे शायद अब नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और होना भी नहीं चाहिए। पीछे से एक आवाज़ आई और दी और आर्यन एक साथ ही पलटे। मम्मी। सामने उसकी मम्मी खड़ी थी। आप यहाँ क्यों आ नहीं सकती क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। वो ये छोड़िए, आप आए कैसे? आर्यन ने पूछा। ट्रेन से। क्यों, तकलीफ़ की आपने? तूने तकलीफ़ की आदत दे रखी है तेरी माँ को। वो आर्यन की तरफ देखकर बोली। मम्मी, अब इसे क्यों सुना रही हो आप? कल से कितने फ़ोन किए जा रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रहा, तो आना ही पड़ा। आर्यन। दी ने सवाल किया तो आर्यन बोला, हाँ, क्यों जवाब दूँ? पूरे दिन से घर आने की जिद पकड़े हुए बैठी थी। ये तो हो आता ना कुछ दिन। दी, मैंने घर जाने के लिए मना किया ही था कब तो। मैंने इसके लिए एक लड़की पसंद कर रखी थी, उसी के लिए इसे बुला रही थी, पर यह है कि मम्मी भावुक हो गई। अंदर खड़ी आसना को सब सुनाई दे रहा था। तो यही वजह थी कि आर्यन कल आया नहीं था। पर वो बच किससे रहा था? आंटी की बात मानने से इनकार क्यों कर रहा था? दी, मुझे शादी नहीं करनी। कब तक? बस नहीं करनी। आसना को अभी याद किए बैठा है क्या ये? सोनू, बता मुझे। मम्मी जरा तेज आवाज़ में बोली। अंदर आसना का दिल धक से रह गया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसने जो सुना वो सच था। आर्यन उसका इंतजार। और बाहर दी और आर्यन आंखें मीचे खड़े हो गए। आर्यन ने तो सिर ही पकड़ लिए बैठा था। दी उसकी तरफ उम्मीद से देखकर बोला, मम्मी क्या बोल रही हैं आप? तो क्या गलत बोला मैंने? तू ही बता, एक माँ हूँ, गलत सोचूंगी क्या इसका? अपनी मन की ही करता है, कभी अपनी माँ के बारे में सोचता भी नहीं, ना खुद के लिए सोचता है। पता नहीं कब तक उसकी याद में। आर्यन आगे बोलने से रोकने के लिए बोला, बताइए क्या चाहती हैं आप?
मुझे इस बार कुछ नहीं सुनना, मेरे साथ चल आज अभी, मम्मी ने आदेशात्मक लहजे में कहा तो आर्यन मना भी नहीं कर पाया और चुपचाप कमरे में चला गया और साथ ही दी को इशारे से बताकर गया कि मम्मी को आसना की भनक भी न लग पाए। आर्यन घर चला गया था। मम्मी की जिद के आगे इस बार उसे झुकना ही पड़ा और थक हार कर लड़की से मिलने के लिए हामी भरनी पड़ी, क्योंकि मना करने की कोई वजह नहीं मिल पा रही थी। दी ने भी इस बात पर हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ, वो उसे समझती थी, हर बात में उसका साथ भी देती थी, पर इस बार वो बिना वजह ही रुका हुआ था, जिस वजह से वो भी कुछ नहीं कह पाई थी, क्योंकि आर्यन आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इस तरह वो खुद अपने साथ और उसके अपनों के साथ भी गलत कर रहा था। उस गलत को सही करने के लिए मम्मी को चुना हुआ रास्ता ही सही लग रहा था। वही आसना बिना किसी को बताए ही अपने घर लौट आई थी। उसकी मम्मी उसे देखकर खुश थी, क्योंकि उन्हें उसमें पहले वाली आसना की झलक मिलने लगी थी। वो सोनू दी और आर्यन का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही थी। ऊपर से समीर की मदद की वजह से उन्हें अपनी बात जल्द से जल्द पूरी होने के आसार नज़र आने लगे थे और अखिल से छुटकारा मिलने की पूरी उम्मीद थी। आसना तो जैसे अखिल को एक बीता हुआ किस्सा मानकर भूल ही गई थी। वह इस तरह आर्यन में खोने लगी थी कि अब भी उसके दिमाग में तो बस अब आर्यन की मम्मी की बातें आ रही थी। क्या अभी आसना की वजह से ही वह रुका है? हे भगवान, ये सब क्या कह रही थी आंटी जी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो छत पर चली गई थी, मगर वहाँ अचानक ही आर्यन ऊपर आता नजर आया। उसके पीछे एक लड़की चली आ रही थी, जिसके चेहरे पर ज़रूरत से ज़्यादा शर्म और नज़ाकत थी। उसे देखकर ही आसना ने अनुमान लगा लिया था कि वो हो न हो ये आर्यन के लिए वही लड़की है जो आर्यन की मम्मी ने पसंद की है। वो उसे आगे बढ़कर देखना चाहती थी। शायद इसी जल्दबाजी में उन्होंने इसे यहाँ वो फटाफट दीवार से पीछे छिप गई और दोनों के कुछ बात करने का इंतजार करने लगी। आर्यन उस लड़की की तरफ देख ही नहीं रहा था और दूसरी तरफ लड़की उसे घूरे जा रही थी। ये बात आसना को हरगिज पसंद नहीं आ रही थी। उसका दिल अलग ही जलन और इनसिक्योरिटी से भर गया था, जिसके पीछे की वजह तो खुद आसना भी नहीं जान पा रही थी। उसी वक्त में अचानक से उसे वरुण की बात याद आई थी। मुझे इसकी खामोश मोहब्बत के बारे में पता है, इनफैक्ट सबूत भी है मेरे पास। वरुण हाँ मुझे कुछ बताने जा रहा था, पर क्या था? कौन थी वो जो आर्यन की ज़िंदगी में अगर कोई और भी थी तो आंटी क्या कह रही थी? मेरा नाम क्यों लिया होगा उन्होंने, या मेरी हमनाम भी कोई और है? एक साथ ही कई सवाल उसके दिमाग में आने लगे थे, पर जवाब एक का भी नहीं था। पर आसना को जाने उसी वक्त क्या सूझा, वो वरुण को फ़ोन मिलाने लगी, पर वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा था। वो सरसरी नज़र आर्यन और उस लड़की पर छोड़कर गई और पीछे जाकर मम्मी को अहमदाबाद निकलने की बात कह दी। अचानक क्यों? कुछ है ज़रूरी क्या? समीर, उसका फ़ोन आया था। उसे अचानक यही बहाना याद आया, पर इत्तेफाक से उसी वक्त समीर का फ़ोन आ चुका था। वो भगवान का शुक्रिया अदा कर अंकित को मोबाइल दिखाकर बोली, ये देखो अब जाऊँ? मैं भी साथ आ रहा हूँ, अकेले नहीं, अंकित ने बोला। तब आसना कुछ नहीं कह पाई। उसका अभी वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था। ट्रेन की रफ्तार आज उसे धीमी लग रही थी। दिल कर रहा था कि अगर वो पैदल चले तो यकीनन ही इससे जल्दी ही पहुँच जाए। खैर, कुछ वक्त के इंतज़ार के बाद वो पहुँच चुकी थी, पर अंकित के रहते हुए वो वरुण से कैसे बात करती? उसका दिमाग चला और उसने अंकित को पहले सोनू दी के घर जाने को कह दिया और खुद आर्यन के फ्लैट चली गई थी। रास्ते में ही वरुण का मैसेज आ गया था। वो आसना के इतने मिस्ड कॉल से डर गया था, पर जब उसे पता चला कि वो घर से अहमदाबाद के लिए निकली है तो अफसोस हुआ कि उसे परेशान होना पड़ा। वो अब घर आ गया था। वरुण, आर्यन के तुम वन एंड ओनली फ्रेंड हो, मुझे बताओ। क्या बताऊं? तुम क्या कह रहे थे उस दिन? वो हाँफती हुई सी बोल रही थी। कौन से दिन? वरुण पूरी तरह से अनजान था कि ये आखिर क्या कहना चाह रही है। आर्यन की ज़िंदगी में कोई लड़की कौन थी वो, और उसने शादी क्यों नहीं की अब तक किसी से? उसकी मम्मी उसे बार बार कहती रही, पर फिर भी बताओ कौन है वो जिसकी वजह से? नहीं, अब उन बातों का कोई मतलब नहीं। वरुण मुंह फेर कर खड़ा हो गया। वो किसी भी हाल में आर्यन का राज नहीं खोलना चाहता था। क्यों नहीं? आंटी जी ने इस बार उसके लिए रिश्ता फाइनल कर रखा है। हो गई ना अब तो प्रॉब्लम सॉल्व। वो पीछा छुड़ाते हुए बोला। मुझे बताओ फिर भी।
वो बच्चा की तरह जिद करने लगी थी और वरुण को झुंझलाहट होने लगी थी। वो थक कर बोल ही पड़ा, कोई और नहीं, वो पागल तुम ही थी। क्या क्या मतलब? आसना को सच पता था, पर दूसरी बार में भी अपना ही नाम सुनकर वो हकी बकी रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, आर्यन का पहला और आखिरी प्यार तुम ही थी, और आज भी हो। फिर वो उसके कमरे में ले जाता हुआ बोला, देखो ये दीवारें, इन पर क्या है? ये सारे इनिशियल। ए से आर्यन नहीं, आसना है। ये यहाँ, ये सब जगह। वो पूरे कमरे में घूम घूम कर बोला और 1 मिनट वो बालकनी की तरफ जाता हुआ बोला, ये तुम्हारा तोहफे में दिया हुआ वो बोलने वाला तोता याद भी है तुम्हें? सबसे छिपकर यहाँ बालकनी में रख रखा था। उस दीवाने ने ये चीज़ ही नहीं छिपाई, उसने एहसास छिपाए, जज्बात छिपाए, अपनी हर बात छिपाई, अपने हंसते चेहरे के पीछे बेतहासा दर्द छिपाया। तुम्हारे प्यार से मिला दर्द, और फिर तुम्हारे दूर जाने का दर्द, तुम्हें कभी ना कह पाने का दर्द, सारे दर्दों को मिलाकर बना ढेर सारा दर्द, बेइंतहा सा दर्द। मुझसे तो उसके जैसा कुछ कहा भी नहीं जाएगा। एक काम करो, ये सुनो तुम। वरुण ने फ़ोन चालू कर दिया, जिससे उस दिन की बातें रिकॉर्ड की हुई थी, जब आधी रात में आर्यन ने आसना के लिए अपनी खामोश मोहब्बत के बारे में बताया था। उसी वक्त ही वरुण ने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, एक न एक दिन आसना को ढूंढकर ये सारी बातें बताएगा ही। इसी मकसद से उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। उसे खबर ही नहीं थी कि उसकी बात इतनी जल्दी पूरी होगी। उसने रिकॉर्डिंग चला दी थी और आसना को देखने लगा। आसना कोने में खड़ी आर्यन की बातें सुन रही थी। उसकी आवाज़ से ही उसके दर्द का, उसकी तरफ का, उसकी बेबसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उसकी हर बात में वो शामिल थी। आज से नहीं, बचपन से ही, जब से उसने उसे देखा, उसी का था वो। उसे उसी का ख्याल रहता था। उसके एक के बाद एक जब बातें सुनाई दे रही थी, तभी आसना को वो सारे पल किसी चलती फिल्म की तरह सामने आने लगी थी। उसका उसी के लिए एक क्लास में फेल हो जाना, उसकी हर पसंद की चीज़ को उसे दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश करना, उसे हर मुसीबत से, बुरी चीज़ से बचाना, उसकी हद से ज़्यादा परवाह किए जाना, शादी में उसका बदला अंदाज और वो ख़राब मिजाज, और शादी वाले दिन उसका वो सवाल, तुम्हें यही चाहिए था अपनी ज़िंदगी से, और उसके जवाब पर उसकी वो नज़र। उफ़, सारी बातें, सारे एहसास आज शीशे की तरह बिल्कुल साफ थे उसके सामने। पर क्यों वो समझ नहीं पा रही थी? क्यों आज तक क्यों ना समझ बनी रही थी? आर्यन की नज़रों में उसे धड़कता दिल नज़र आता था, पर फिर भी वो उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रही थी? आखिर क्यों? वो रोने लगी थी, अपनी नादानियों पर, अपनी नासमझी पर, अपनी बेवकूफ़ियों पर, अपने गलत प्यार पर, अपने लिए गए गलत फैसलों पर, और आज अपने गलत हालातों पर। वो फर्श पर ही बैठ गई थी और कोसे जा रही थी खुद को। वरुण खुद इमोशनल हो गया था। उसे तो आर्यन के लिए भी बुरा लगा था। फिर आज जब आसना की हालत देखी, तब वापस ही महसूस होने लगा, आसना के गलत फैसलों ने उसकी ज़िंदगी को उसका सच्चा प्यार ही हासिल नहीं होने दिया था, और वो अखिल जैसे धोखेबाज के चंगुल में फंस गई थी और इस हालत में थी। वरुण, मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, वो सिसकती हुई बोली। आर्यन को समझने के, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त कहने के झूठे दावे करती रही। असल में मैं उसे कभी जान ही नहीं पाई। मैं पढ़ाई में कमज़ोर तो हमेशा से ही रही थी, पर इतनी अनपढ़ कैसे हो गई कि उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर लिए जज्बात नहीं पढ़ पाई, और वो पागल घुटता रहा। मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं उसने? आसना को आर्यन पर गुस्सा आने लगा। क्यों कहता? तुम उसे लेकर कभी ऐसा महसूस करती थी? नहीं, मैंने उससे हमेशा एक दोस्त ही देखा था। तो वो कैसे कहता, क्या कहता और कब कहता? पर अब तो मैं, आसना अचानक ही रुक गई। अब तुम क्या? अब मैं पसंद करने लगी हूँ उसे। नहीं, प्यार हो गया है मुझे उससे। कितना कुछ किया है उसने मेरे लिए, हमेशा से ही। मैं ही पागल समझ नहीं पाई। आसना बेख्याली में ही सब कह गई थी, जिसका अंदाजा उसे नहीं था। वरुण मुंह पर हाथ रखे अपनी मुस्कुराहट दबाए उसे देखता रहा। उसे खुद नहीं पता चला कि उसके दिल की बात इतनी आसानी से उसकी जुबान पर आ गई थी। फिर उसे समझ आया, तब वो शर्म से भर उठी और बोली, मेरा मतलब, अपना मतलब। आर्यन को समझाओ पागल, इससे पहले वो किसी और को न हो जाए। वरुण की बात पर आसना का दिल घबराने लगा कि उसे पाने के पहले ही उसे खो ना दे। वो जल्दी से उठकर बोली, मुझे वापस जाना होगा। तुम सच में पागल हो, यहाँ आई ही क्यों?
अब वापस जाओगे? पहुँचोगे कब? 1 मिनट आई। किसके साथ थी? वरुण के याद दिलाने पर ही उसे याद आया कि वो अंकित के साथ आई थी। हे भगवान, अंकित! वो जल्दी से उठी और जाने लगी। क्या हुआ अब? कहाँ जाना है? चलो मैं ले चलता हूँ समीर के पास। वो दोनों तुरंत निकल गए। वहीं दूसरी तरफ आर्यन मन मारकर भी अपनी मम्मी का मन रखने की तैयारी में था। उसने तो अपनी आंखें उठाकर एक दफ़ा उस लड़की को देखा तक नहीं जो उसके सामने खड़ी थी, जिससे मम्मी उसकी पत्नी बनाने का सोच रही थी। पर मम्मी की बातें याद आते ही वो बेबस हो गया और हार गया, क्योंकि अब वो क्या करता। आसना की जिंदगी की किस मोड़ ओर आ चुकी थी। दिल ने तो एक आखिरी बार आसना से इजहार का सुझाव भी दिया था, पर दिल ने उसे सिरे से नकारते हुए कहा कि उसकी ज़िंदगी में प्यार का कोना अखिल के नाम का था। वो अब शायद ही उसे किसी और से प्यार करे। अब घर वालों के लिए उसे आगे बढ़ना ही होगा। उसने लड़की के लिए हामी भर दी थी। मम्मी आगे की रस्म की तैयारी करने लगी। वहाँ अंकित समीर के पास पहुँच गया था, जिसमें उसने पेपर्स दिखाए थे कि अखिल ने आसना के साथ जो भी किया उसके लिए वो कोर्ट में माफ़ीनामा पेश करेगा, और साथ ही आसना चाहे तो उससे उचित रुपये भी मांग सकती है, क्योंकि उसने उसके साथ धोखा और मेंटल टॉर्चर किया है। उसके बाद वो कभी उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देगा। और डिवोर्स का तो सवाल ही उठता, क्योंकि सलोनी उसकी पहली पत्नी जो है जिंदा है और वो उसे नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए न तो आसना अखिल की कानूनी तौर पर पत्नी मानी गई, न ही उसका तलाक संभव होगा। इन सब में समीर ने कंपनसेशन वाला रास्ता ही सुझाया था, जो आसना की ओर की जिंदगी के लिए फ़ायदेमंद साबित होता। अंकित खुशी से झूम उठा था। हाँ, अखिल ने किया तो बहुत गलत था, मगर उसकी बहन और बड़ा धोखा होने से बच गई, और उसकी आगे की ज़िंदगी में अखिल से छुटकारा मिल जाएगा। अंकित समीर का धन्यवाद देने लगा। वही आसना के दिमाग में अखिल की यादें जैसी धुंधली ही पड़ गई थी। वो उसे याद नहीं करना चाहती थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अखिल ने क्या कंपनसेशन देने का कहा है। हकीकत में उसे अखिल से प्यार ही चाहिए था, पर वह उसे तो मिला ही नहीं। तो अब कुछ भी मिले, इससे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। उल्टा वो समीर की बातों को सुनती हुई भी अभी भी आर्यन ही चल रहा था, क्योंकि ये सब उसी की वजह से ही तो हो पाया था। उसने ही ये रास्ता बताया था, नहीं तो वो अकेली कुछ भी नहीं कर पाती। और वो धोखेबाज अखिल आसना के परिवार का फ़ायदा उठाता और उसका ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। छोड़ भी देता तो जाने वो कहाँ जाती। हे भगवान, कितना कुछ करेगा वो मेरे लिए। मेरे दिल में उसके लिए प्यार तो होना शुरू ही हुआ है, पर इज्जत तो पहले से ही थी, जब मेरे लिए वो अखिल के खिलाफ खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद अंकित बाहर जाने लगा, पर समीर ने आसना को रोक लिया। उसको खोया देखकर वो बोला, आपको कुछ कहना था आसना? वो अलहदा से लहजे में बोला। उसने ठंडा सा जवाब दिया, मुझे बातें घुमाकर करना बिल्कुल नहीं आता, तो मैं साफ ही कहता हूँ। वो गले साफ करते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही वो अचानक ही सब इतनी आसानी से कह गया, जैसे काफ़ी वक्त से कहने का अभ्यासरत था। आसना बिल्कुल ही शक पका गई थी कि अचानक मिले प्रपोजल से। तब समीर वापस बोला, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मुझे तुम सच में पसंद हो। और रुको, आप आगे कुछ कहो, उससे पहले मैं ही कहना चाहती हूँ, मैं किसी और को प्यार करती हूँ। समीर का मुंह ही लटक गया था कि आसना वापस बोली, मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ समीर, और ज़िंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूँगी, मगर अभी मुझे किसी और के जज्बातों की रिस्पेक्ट करनी होगी, जो सालों से मुझे चाह रहा है। कौन है वो खुशनसीब? आर्यन। आसना ने गर्व से उसका नाम लिया था। वाह, सच कहूँ तो मुझे भी आर्यन से शुरू से ही जलन हुई थी। वो परफेक्ट है, दोस्ती में और प्यार में भी आपकी जोड़ी बेस्ट लगेगी। समीर मुस्कुराते हुए बोला, कहूँगी तभी ना। वो हताश होकर बोली, वाट, कहा नहीं अब तक उसे? वो हैरान था। नहीं तो किस बात का इंतज़ार है, कह दो, इससे पहले कि देर हो जाए। वो बोला तो आसना फौरन वरुण के साथ निकल पड़ी। ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि अब और रुकी तो देर हो सकती थी। वो देर तो आर्यन एक बार कर चुका था, अब इस बार नहीं करना चाहती थी। वरुण ने कैब बुक कर ली थी और दोनों निकल पड़े थे। शाम को चली थी, पर फिर भी आसना ने रुकना सही नहीं समझा और उसके घर तक ही
कैब रुकवाने का फैसला किया। जैसे जैसे गाड़ी बढ़ रही थी वैसे वैसे आसना के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज वो पहली बार आर्यन से इस तरह मिलेंगी। उफ, हजारों एहसास एक साथ ही महसूस हो रहे थे। आखिर में इंतजार खत्म हुआ ही था। आसना पहुंच चुकी थी, मगर आर्यन के घर के आगे मेहमानों की भीड़ लगी थी जो उसे कुछ होने का अंदेशा दे रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और आगे जाकर देखा तो पाया आर्यन उस लड़की से सगाई करने जा रहा था। फॉर्मल 3 टी-शर्ट पहने हुए वो आज किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। वैसे हीरो ही तो था वह, आसना की जिंदगी का हीरो, पर वो आज कोई और उसकी जगह खड़ी थी। वो वही खड़ी चिल्लाई, ओह खामोश दीवाने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस वक्त क्या कहना चाहिए, और मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि तुम्हें भी नहीं समझ आएगा कि तुम्हें रिएक्ट कैसे करना चाहिए। वो हंसे भी जा रही थी और साथ ही रोए भी जा रही थी। पर जो भी हो, तुमने तो देर कर दी थी, पर अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं तो खुलकर ये कहूँगी, दीवाने हैं हम आपके। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई तो आर्यन ने अपना चेहरा शर्म से झेप से छिपा लिया था। वो अम्बेरस होने लगा था अचानक आसना की हरकत पर। फिर आसना पास खड़ी लड़की से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और भर्राए गले से कहने लगी, बस मुझे ये शख्स दे दो, बदले में चाहे मुझसे दुनिया की बेशकीमती चीज़ भी ले लो। वो लड़की कभी आर्यन को देखती तो कभी आसना को। यही हाल खुद आर्यन का भी था। वो खुद आसना के बदले स्वरूप को देखे जा रहा था। आर्यन भौचक्का सा आसना को देखता रह गया। ये बातें सुनकर उसका दिल इस कदर धड़का था जैसे बाहर ही आ जाएगा। गला भावनाओं से बिल्कुल चौक हो गया था और दिलो दिमाग तो पूरी तरह खाली ही हो गए थे। ये आसना क्या कहे जा रही है? वही आर्यन की मम्मी भी मुंह फाड़े उसे देख रही थी। अब आसना उसके पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, अपनी बेटी कहती थी ना मुझे, मैं पसंद भी थी ना आपको, आपकी बहू के रूप में, तो अपना लीजिए ना मुझे, मेरी नादानियों को नज़रअंदाज कर दीजिए ना, क्योंकि आपका ये खामोश बेटा किसी के साथ खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्यार तो ये मुझसे करता है। आर्यन आसना को देखने लगा और आसपास नज़रें दौड़ाने लगा, जैसे खोज रहा हो उस शख्स को जिसने उसका राज खोला हो। और आखिर में मेहमानों की भीड़ के बीच वरुण नज़र आ ही गया तो कुटिल मुस्कान लिए उसे ही तार रहा था और माफ़ी के लिए हाथ भी जोड़ रहा था। अब आर्यन की मम्मी भी एक माँ ही थी। वो हामी भर भी देती अगर बात कुछ और होती, पर अचानक उन्हें आसना की कभी ना माँ बन पाने की बात याद आई। वो मुंह फेर कर बोली, अपने स्वार्थ से आई हो यहाँ। मेरा आर्यन हीरा है, उसके लिए तुम्हें क्यों चुनूं मैं? मम्मी क्यों नहीं चुन सकती आप इसे? इस बात पर सोनू दी भर्राए गले से बोली, तू जानती तो है ये कभी माँ। आगे वो चुप हो गई और उसी वक्त आसना को अपनी कमजोरी का पता लग गया था। वो अपनी खुशी में अपनी खामी को बिल्कुल भूल गई थी। वो सचमुच हुई आर्यन के काबिल नहीं थी। वो परफेक्ट था। उसके लिए लड़कियों की लंबी कतारें भी लग सकती थी और उसके उलट थी वो, जो न तो शादीशुदा थी न ही तलाकशुदा हो पाई। जाने किस श्रेणी में आकर रह गई थी वो। अपने दर्द का गुब्बार सिरे में इकट्ठा किए वो उल्टे कदमों से वापस जाने को मुड़ती कि उसी वक्त आर्यन ने उसको रोक लिया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसके लिए गाना गाने लगा। मैं ख्वाब न ऐसे देखूं जो पल भर में टूट कर बिखरे, कोई वादा भी तुमसे ना करूं जो वक्त के साथ ही मुकरे। वो आगे बढ़कर उसके मासूम चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर देखने लगा। ये वही चेहरा था जो बचपन से उसका पसंदीदा चेहरों में से एक रहा था। मैं तुम बिन एक अफसाना झूठा, मेरी यही हकीकत है। दीवाने आपके, दीवाने हैं हम आपके, हमें आपकी बड़ी हसरत है। बेशक सारे जहां में हमें बस आपसे ही मोहब्बत है। आखिर में आसना घुटनों के बल बैठ गई और आर्यन से पूछने लगी, मैं तुम्हारे काबिल तो नहीं, फिर भी क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे कोई जगह मिल सकती है? वो अपनी आंखों और उंगलियों को छोटा करके बोली, ज़्यादा ना सही, इतनी सी ही। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं कभी तुम्हें बच्चा। आर्यन उसे चुप करवाता हुआ बोला, मुझसे एक ही आसना संभल जाए वही मेरे लिए काफ़ी है, दूसरी कौन संभालेगा? और मैंने कहा था ना, औरत को सिर्फ उसकी खामी की वजह से जो छोड़ दे वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। सच्चा शख्स वही जो औरत को हर खूबी खामी के साथ सच्चे दिल से स्वीकार करे। रही बच्चे की बात, तो हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद भी ले सकते हैं। मुझे तुम जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी, कहीं से भी तुम्हें गोद कैसे ले पाऊँगा?
इसलिए गॉड से यही मांगता था और उन्होंने ही तो तुम्हें दिया है मुझे। एक आखिरी बार फिर सोच लो। आसना की बात पर आर्यन अपनी मम्मी को देखने लगा, जो बड़ी आंखों से हामी भर रही थी, क्योंकि वो एक माँ थी जो सिर्फ अपने बच्चे की खुशी चाहती थी। फिलहाल वह खुशी आर्यन को सिर्फ आसना से मिल सकती थी। अगर वो अपनी मनमानी करके आर्यन के लिए किसी और को चुन भी लेती तो न तो आर्यन खुश रहता, न उसे रख पाता, और ऐसे में उसकी मम्मी भी कहाँ चैन से रहती। तो उन्होंने आसना को ही चुनना सही समझा। आखिर में आर्यन आसना के हाथों को चूमकर हाँ कहने लगा और उसी वक्त, उसी जगह, उसी मुहूर्त में उन दोनों की सगाई करवा दी गई। वो लड़की जिससे आर्यन की सगाई होने वाली थी, खुद उसने भी आर्यन, आसना एक साथ आना ही चुना था। दोनों एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे को तलाश रहे थे। जब दोनों की तलाश पूरी हुई तब आर्यन ने अपनी होठ आसना की होठों पर रख दिया। उसने महसूस किया कि दोनों का दिल एक साथ एक ही रफ्तार से धड़क रहा था, जो सबसे खूबसूरत पल था। फिर अपनी दूसरी छाप उसने आसना के माथे पर छोड़ी। आज पहली बार आर्यन ने खुद बढ़कर आसना को छुआ था। वो इस छुअन से तो रोम रोम सिरहन से भर चुका था। वो इससे भी आगे बढ़ने को ही थे, तभी दी ने तालियां बजाते हुए दोनों को अलग कर दिया और उसके गले मिल गई। आज सही मायने में दोनों की खामोश मोहब्बत को शोर भरी बधाइयाँ मिल रही थी, और अपनी दीवानगी में कामयाबी भी, जो ये बता रही थी कि मोहब्बत हक जताने या एक दूसरे को जबरन हासिल करने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस एक खामोश एहसास है जिनका इंतज़ार खामोशी से भी किया जा सकता है। अगर आप दीवाने सच्चे हैं और आपकी दीवानगी सच्ची है तो बस इंतज़ार कीजिए, एक न एक दिन सामने वाला भी आपका दीवाना बनकर रहेगा। आज आर्यन की खामोश दीवानगी को मंजिल मिली थी, क्योंकि ये ऐसा अलहदा सा दीवाना था जिसकी खामोश दीवानगी एक लड़की को उसकी दीवानी बना गई थी। ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आप लोग को इस तरह की और भी कहानी सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।